ये तो हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 सोने के सिक्कों से ही तुम्हारी गर्दन कटवा सकती हूँ। तुम अपनी जान जोखिम में डालो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमृता ने कहा। जिसके मन में बदले की आग हो, वो इतना तो कर ही सकता है कि आग में जलाए जाने पर भी कुछ न उगले। टेरी ने ऐसा कहते हुए अपनी बात साबित करने के लिए अपना हाथ भट्ठी में डालने की कोशिश की। रूबी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अमृता कड़वाहट से हंसी। अपना दृढ़ निश्चय साबित करने के लिए इतनी मूर्खता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हाथ बुरी तरह जल गया तो ये सब बेकार नहीं हो जाएगा। तो क्या आप मेरी विनती सुनेंगी? भले ही मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं, फिर भी मैं तुम्हें विजय ग्रैंड डची में मार्शनेस कमीलिया की नौकरानी बनाकर नहीं भेज सकती, टेरी। वह तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ पहले से जानती है। इसका मतलब है कि मार्शनेस कमीलिया आसानी से तुम्हारे बारे में पता लगा सकती है। अमृता ने कहा, और भले ही तुम उपयोगी साबित हो, फिर भी जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। लेकिन आप ग्रैंड ड्यूक विजय और मार्शनेस कमीलिया को नष्ट करने वाली हैं, है ना? टेरी के पिता एक बैरन के दूसरे बेटे थे। उन्हें कोई उपाधि विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन उनका दर्जा कुलीन वर्ग के सबसे निचले स्तर पर था। उसकी इकलौती बड़ी बहन ने ग्रैंड ड्यूक विजय का ध्यान आकर्षित कर लिया था, जबकि ग्रैंड डचेस विजय इससे बेहद असंतुष्ट थी। वास्तव में कुछ हुआ भी नहीं था। टेरी की बड़ी बहन इतनी मूर्ख नहीं थी कि एक विवाहित पुरुष पर ध्यान दे। इससे बचने के लिए टेरी की बड़ी बहन पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर तक चली गई थी। फिर भी मार्शनेस कमीलिया ने अपने भाई के दिल को सुकून देने के लिए टेरी की बड़ी बहन की हत्या करवा दी। हत्या बड़ी चालाकी से की गई थी। टेरी की बहन की हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। टेरी के परिवार को विश्वास नहीं हुआ कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन सच सामने लाना असंभव था। शायद सच सामने आने पर भी इससे ग्रैंड ड्यूक विजय या मार्शनेस कमीलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये घटना इतनी आम थी कि लंबे समय तक इस पर ध्यान देने लायक भी नहीं समझा जाता। अकेली और असहाय रह जाने के बाद उसने एक नाइट की बेटी होने का अपना दर्जा छोड़ दिया और वाइकाउंट वीव के यहाँ नौकरानी बन गई। उस बात को 8 साल बीत चुके थे। 8 वर्षों में उसे एहसास हो गया था कि उसका अस्तित्व कितना महत्वहीन था। इस दुनिया में कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं होती। युवा महिला, आप ग्रैंड ड्यूक एवरन की मंगेतर हैं और लॉर्ड लॉरेंस की बहन हैं। चाहे कोई भी हो, मैं जानती हूं कि एक दिन आप ग्रैंड ड्यूक विजय से लड़ेंगी। टेरी ने अमृता की ओर साफ और दृढ़ आंखों से देखा। अगर मेरा इस्तेमाल करके आप अपनी जीत की संभावना बढ़ा सकती हैं, अगर मेरे जरिए आप उन्हें नष्ट कर सकती हैं, तो अंत में वही मेरा बदला होगा। यह शायद पर्याप्त नहीं था, लेकिन टेरी के पास बदला लेने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस हथियार का हिस्सा बन जाए जिसे अमृता अपने हाथ में उठाने वाली थी। अमृता ऐसे दृढ़ निश्चय वाले कुछ लोगों को जानती थी। और टेरी की बात सही थी, ऐसा व्यक्ति उपयोगी होता है। ठीक है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तो शायद तुम उस तलवार की धार का एक हिस्सा बन जाओ, जो ग्रैंड ड्यूक विजय की गर्दन काटेगी। धन्यवाद। टेरी वास्तव में खुश थी। टेरी को चल रही योजना में शामिल करना वैसे भी मुश्किल नहीं था। अमृता का इरादा दक्षिण में स्थित रियागन डची में किसी व्यक्ति को भेजने का था। उसने तय किया कि टेरी को वहां भेजा जाएगा। भविष्य में टेरी उपयोगी साबित होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन किसी जासूस को तभी भेजना पड़ता है जब उसके दुश्मन से संबंध होने की कल्पना तक न की जा सके, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। टेरी की वजह से अमृता भविष्य में बनाए जाने वाले सूचना संगठन से पूरी तरह अलग एक नया आधार तैयार कर सकी। यह मूल योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उठो, टेरी। अमृता ने अपना घूंघट हटा दिया। इसका अर्थ था कि टेरी अब उसके अपने लोगों में से एक थी। टेरी की नज़र एक बार फ्रील पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने सम्मानपूर्वक अपनी नज़रें झुका लीं। अगर अमृता उसे ऐसा व्यक्ति समझती थी जिसे जानने की जरूरत नहीं थी, तो टेरी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। आखिर वफादारी का यही अर्थ था। अमृता ने उसे विवाह प्रमाण पत्र दे दिया। टेरी फॉर्ड अब लेक्सन की पत्नी बन चुकी थी, जिसने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। तुम मिसेस लेक्सन के नाम से साउथ सी जाओगी। वीव्स की नौकरानियों से कह सकती हो कि किस्मत से तुम्हारी शादी एक छोटे कुलीन परिवार के व्यक्ति से हो गई है। जी, तुमने कहा था कि दक्षिण में फॉर्ड परिवार के रिश्तेदार हैं।
इसलिए सामाजिक दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। रास्ते में तुम्हें डचेस ऑफ रियागन की नौकरानी की ओर से परिचय पत्र मिल जाएगा। जी, वहां पहुंचकर जो कर सकती हो करना। अगर संभव हो तो डचेस का विश्वास हासिल करने की कोशिश करना। अगर तुम उनकी नौकरानी बन सको तो और भी अच्छा होगा। अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम उनकी नौकरानी की मित्र जरूर बनना। जी, ठीक है, जब तुम उपयोगी साबित होगी तब मैं तुमसे दोबारा संपर्क करूंगी। अमृता ने उसे सोने की परत से सजे आबनूस के डिब्बे दिए। शादी के उपहार के रूप में मिले उस डिब्बे से टेरी ने अंगूठी निकाली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। फिर वो खड़ी हुई। आबनूस का डिब्बा अपनी बाहों में लेकर टेरी दोबारा घुटनों के बल बैठ गई। मैं खबर मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। जिसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए वह भगवान नहीं बल्कि शैतान है। किसी भी तरह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभकामनाएं, अमृता ने कहा। टेरी बाहर चली गई। इस बार अमृता ने फ्रेल को बैठने का इशारा किया। फ्रेल का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। वो अमृता के अंगरक्षक के स्थान से कुछ कदम दूर आ गया। रियागन डची में एक जासूस भेजने के लिए आपने एक पश्चिमी कुलीन व्यक्ति की उपाधि खरीदी? हाँ, क्यों? अमृता ने अपने हाथ में पकड़ी ठंडी हो चुकी चायदानी को थोड़ा झुकाया। ड्यूक ऑफ रियागन कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि वह मेयर महाराज दी एम्परर के आदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति है, लेकिन पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखने के लिए दक्षिण की शक्तियों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। अचानक बातचीत का दायरा बहुत बड़ा हो गया। फ्रील का दिमाग जाग उठा। क्या आप साम्राज्य के उत्तराधिकार के युद्ध में उतरने वाली हैं? हाँ। क्या आप सच में गंभीर हैं? आपको क्यों लगता है कि मैं गंभीर नहीं हूँ? विशाल की माँ मेरे महाराज थे, एम्परर की रिश्तेदार थीं। वंश के हिसाब से देखें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विशाल को शुरुआत से ही इस अधिकार का हक है। अमृता ने सहजता से कहा। फ्रेल ने तीखे स्वर में जवाब दिया। ग्रैंड ड्यूक एवरन को किसी बेकार के युद्ध में मत घसीटिए। मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, सर फ्रील। ऐसा सुझाव देने वाली मैं अकेली नहीं हो सकती। अमृता मुस्कुराई। शक्ति की प्रकृति ही ऐसी है कि वह दूसरों को बाहर कर देती है। जीवित रहने के लिए आपको ये करना ही होगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो विशाल के सामने शुद्धिकरण के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिस सैन्य अधिकारी ने सैनिकों का दिल जीत लिया हो वह खतरनाक होता है। इसके अलावा जनता का नायक होना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों चीजें हों और साथ ही शाही वंश भी हो तो उसे सबसे पहले हटाया जाना स्वाभाविक है। अगर विशाल मूर्ख या अक्षम होता तो सब ठीक रहता। ऐसी स्थिति में एवरन दो उत्तराधिकारियों में से किसी एक का साथ देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन विशाल बहुत योग्य था, यहाँ तक कि अगर फ्रेल स्वयं लॉरेंस या विजय के पक्ष में होता तब भी वह निश्चित रूप से विशाल को हटाने की कोशिश करता। मैं लेडी की बात समझ गया, लेकिन मैं लेडी एरिस पर भरोसा कैसे करूं? सर लॉरेंस आपके सगे भाई हैं। अगर मैं ये भी कहूं कि एक अयोग्य व्यक्ति को एम्परर नहीं बनना चाहिए तब भी मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। अमृता ने कहा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एम्प्रेस का पद चाहती हूं तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? लेडी ने 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव दिया है। फ्रील ने कहा। अगर एम्प्रेस बनना ही उसका उद्देश्य होता तो 2 साल की सीमित कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बजाय एक उचित विवाह किया जाता। अमृता मुस्कुराई। मैंने ऐसा ही किया है। उस मुस्कान के सामने फ्रील ने अपने होंठ भींच लिए। मैं विनाश को रोकना चाहती हूँ और इसका एकमात्र विकल्प विशाल था, अमृता ने धीमे स्वर में कहा। लेडी एरिस, साम्राज्य में अब उसके निर्माण के समय जैसी जीवन शक्ति नहीं बची है। कानून पुराने पड़ चुके हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उसने कहा। अभी एम्परर सर्वोच्च है और साम्राज्य उसी के कारण कायम है। मेरे महाराज स्वार्थी और घमंडी हैं, लेकिन अक्षम नहीं हैं। लेकिन क्या भाई लॉरेंस या ग्रैंड ड्यूक विजय वास्तव में मेरे महाराज ग्रेगर की तरह साम्राज्य को एकजुट रख सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। उत्तर को छोड़ दिया जाएगा, पश्चिम मॉन्स्टर वेव्स से तबाह हो जाएगा, पूर्व स्वतंत्र हो जाएगा और दक्षिण इमल किंगडम द्वारा निगल लिया जाएगा। साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अमृता ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। लॉरेंस के प्रिंस बनने के बाद उसने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया था।
हालांकि शायद इसे टुकड़ों में बिखर जाने देना ही बेहतर होता। अगर साम्राज्य का विनाश निश्चित ही था, तो बेहतर था कि वह लड़कर एक नए युग का रास्ता खोले, बजाय इसके कि एक पागल एम्परर के हाथों नष्ट हो जाए। अगर ऐसा होता तो विशाल के पास साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का रास्ता होता। अमृता ने पीड़ा महसूस की और अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन विशाल के तरीके से देखें तो वह अभी इंपीरियल पॉलिटिक्स में कोई शक्ति नहीं रखता। खुद सत्ता हासिल करने के लिए एक उचित साधन चाहिए। विशाल का न्याय सत्ता हासिल करने के बाद ही लागू हो सकता है। अमृता जानती थी कि उसका तरीका सही हो, यह जरूरी नहीं था, लेकिन वह प्रभावी था। उसके पास पहले से इसकी सफलता का अनुभव था। वह सफल जीवन नहीं था, शायद बाद में उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इसका लॉरेंस को एम्परर बनाने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं था। एक बार फिर अमृता को विश्वास था कि वह ये कर सकती है। उसकी भूमिका विशाल को शक्ति देना थी। लॉरेंस के मामले की तरह उसके बाद का काम उसका नहीं था। इसलिए 2 साल हिज ग्रेस के साथ खड़े रहने के लिए और वे काम करने के लिए जिन्हें एवरन नहीं कर सकता। फ्रील ने ऐसा कहा और कुछ देर के लिए चुप रहा। वह इतना समझदार था कि अमृता की बातों का अर्थ समझ सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भविष्य, उसके संकल्प का विस्तार, उसकी दृढ़ता और केवल 18 साल की एक लड़की की ठंडी सोच देखकर फ्रील को खुद पर शर्म महसूस हुई। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। आप सही हैं। मैं हिज ग्रेस को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। फ्रील ने हल्की सांस छोड़ी। विशाल की वफादारी और समर्थन इस बात से आता था कि वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसे नुकसान पहुंचाकर अमृता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन साथ ही उसे ऐसे काम भी करने थे जिन्हें विशाल के तरीके से नहीं किया जा सकता था। अंततः अमृता उन कामों को करते हुए टूट जाएगी जिन्हें एवरन नहीं कर सकता। फ्रील जानता था कि उसकी सहायता करने के लिए वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। क्योंकि वह संदेह करना जानता था, वह अमृता पर संदेह कर सकता था और उसके कामों पर भी संदेह कर सकता था। इसके विपरीत, वह आने वाली हर जानकारी पर भी संदेह करेगा। और वह विशाल की जानकारी से आगे जाकर चीजों का आकलन कर सकता था। इस तरह के काम के लिए वफादारी नहीं, बल्कि अविश्वास और सावधानी की जरूरत थी। इसीलिए अमृता ने संगठन के लिए खतरा पैदा होने की संभावना जानते हुए भी फ्रेल के सामने सब कुछ उजागर कर दिया था। वह धीरे धीरे अमृता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर वफादारी की शपथ लेने की तरह उसने अपना सिर झुकाया और उसके हाथ की पीठ को चूम लिया। आपको समर्थन की जरूरत होगी, है ना? मैं आपके साथ रहूंगा। अमृता ने हल्के से सिर हिला दिया। ग्रैंड ड्यूक एवरन के निवास का बगीचा काफी उपेक्षित था। हवेली की दूसरी जगहों की तरह ये भी अपरिहार्य था, क्योंकि उसका मालिक इसकी देखभाल नहीं करता था। मैदान में घोड़े और शिकारी कुत्ते चल रहे थे और खाली बैठे नौकर इधर उधर छिपे हुए थे। पुराने पत्ते और टहनियां भी अपने अपने तरीके से उलझी हुई थीं, इसलिए यह ऐसी जगह थी जिसका सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं था। विशाल भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि वह दिखावे की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मुख्य द्वार की कम से कम देखभाल की जाती थी, लेकिन अधिक से अधिक इतना ही किया जाता था कि समय पर घास काट दी जाए और टहनियों को छांट दिया जाए। मुझे एक नया रास्ता बनवाना होगा। घास बेतरतीब ढंग से बढ़ी हुई थी। हाल ही में उसने जल्दबाजी में घास कटवाकर एक रास्ता बनवाया था, क्योंकि अच्छे कपड़े पहने किसी महिला के लिए इस तरह आराम से चलना संभव नहीं था। विशाल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे लगता था कि जब तक सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था अच्छी तरह बनी हुई है, तब तक बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घोड़ों और कुत्तों को खुला छोड़ देना भी उसे गलत नहीं लगता था। हालांकि अमृता के साथ चलते समय ऐसी एक दो नहीं, बल्कि कई चीजें थीं जो उसे परेशान कर रही थीं। ये भी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बगीचे में नहीं, बल्कि जंगल में हूँ, अमृता ने बिना सोचे कह दिया। विशाल ने अपनी हथेली से चेहरा ढक लिया। मुझे माली को बुलाना होगा। फिर भी प्रताप ने बताया कि उसने नए कर्मचारियों को बुलाया है। उसने कहा कि अब तक यहाँ केवल 2 माली थे। ये हवेली इतनी बड़ी है कि 2 लोगों के लिए इसे संभालना मुश्किल रहा होगा। क्या तुम कह रही हो कि माली दूर से बुलाए जाते हैं? हाँ, ग्रैंड डची से, विशाल ने हल्की सी आह भरी। भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, फिर भी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को रखना बेहतर है। बगीचे की संरचना सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
मैं जानती हूँ, लेकिन पहले मुझे अस्थायी रास्ते की नींव तैयार करनी होगी। ये बेकार खर्च है। मुझे नहीं पता कि सब कुछ कब व्यवस्थित होगा। क्या अभी तुम्हारे लिए चलना मुश्किल नहीं है? विशाल ने उस घास की ओर इशारा किया जो उसकी पोशाक के नीचे आ रही थी। उसे बस कपड़े का एक टुकड़ा वहां रखना था। जूतों के साथ चलना थोड़ा मुश्किल था। अमृता ने अपनी पोशाक का किनारा उठाया और घास के एक बड़े हिस्से को पार कर गई। कभी कभी होता है। क्या इससे मन थोड़ा बदल नहीं जाएगा? कभी कभी नहीं होना चाहिए। अमृता ने सिर थोड़ा झुकाकर उसकी ओर देखा। क्या डॉक्टर ने सलाह नहीं दी थी, रोज थोड़ा टहला करो? मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप डॉक्टर की सलाह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? आज प्रताप ने भी मुझे डांटा। हम रोज साथ नाश्ता करते हैं, तुम्हारा मेरा ख्याल रखने के लिए इतना ही काफी है। क्या आपको बुरा लगता है कि मैं बार बार आपके सामने आकर आपको परेशान करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अमृता ने उसे संकोच भरी नजरों से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि विशाल को उसका साथ देना परेशान करने वाला लगता है। हालांकि उसे लगता था कि उसे उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि केवल वही कहना काफी है जो आपको कहना था। ऐसा ही था। अमृता विशाल को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन विशाल उसे उतना अच्छी तरह नहीं जानता था। भले ही यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, फिर भी यह विवाह था। और भले ही वे विवाहित हों, ऐसा नहीं था कि वे अलग रहेंगे और एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाएंगे। सिर्फ पति पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि मास्टर और सर्वेंट के बीच भी उचित समझ और विश्वास जरूरी था। अमृता इसे इतना अच्छी तरह जानती थी कि इसके लिए अपनी जान तक दे सकती थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। माफ कीजिए। क्या? क्योंकि मैं आपको सब कुछ ईमानदारी से नहीं बता सकती? अमृता ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। विशाल ने जिज्ञासा से पूछा। क्या मेरी बात से ऐसा लगा कि मैं तुम्हें दोष दे रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अमृता झिझक गई। उसे काफी समय पहले ही दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। बल्कि फ्रील जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति उसके लिए ठीक था। लेकिन इन सब चीजों से अलग किसी इंसान से समझे जाने की उम्मीद करना उसके लिए मुश्किल था। भले ही वह एक दुष्ट इंसान थी, फिर भी यह उम्मीद करना कठिन था कि कोई यह विश्वास करे कि वह भविष्य के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। अमृता के लिए यह स्वीकार करना ज़्यादा आसान था कि वह एक दुष्ट इंसान थी, बजाय इसके कि वह दूसरों से अपनी समझ की मांग करे। क्योंकि वह ऐसी दुष्ट इंसान थी जो अंततः नरक में जाएगी, इसलिए उसके लिए यह ज़्यादा सुविधाजनक था कि लोग उससे डरें और उससे नफरत करें, ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके। विशाल जानता था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। कम से कम वह ऐसा व्यक्ति था जिसे समझने की कोशिश की जा सकती थी। आखिरी समय में भी उसे आसानी से दोषी ठहराने के बजाय वह ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया की मदद करने की कोशिश में अपना सिर झुका सकता था। इसलिए यह बात कहना भी उसके लिए बहुत साहस की बात थी। भले ही ऐसा लगे कि मैं विशाल से कुछ छिपा रही हूँ, या भले ही मैंने कुछ बुरा किया हो, लेकिन मैं ऐसा किसी दुश्मनी की वजह से नहीं करूँगी, अमृता ने सावधानी से कहा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे उसका कारण पूछिए। अगर वह ऐसा करता तो अमृता को लगता था कि अपना सिर कटवाकर फांसी के तख्ते पर चढ़ना भी उसके लिए खुशी की बात होगी। विशाल कुछ पल के लिए चुप रहा। वह पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अजीब तरह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। भले ही उसने उसका जवाब नहीं सुना था, फिर भी उसे लगा जैसे वह पहले से ही इसका कारण जानता हो। शायद ये स्वाभाविक था कि जब ऐसा होगा तब वह खुद भी इसका कारण जान जाएगी। उसने यही सोचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमृता की झुकी हुई पलकों पर चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आंसू जमा हो गए हों। विशाल, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। वह होश में आया और अपना हाथ नीचे कर लिया। विशाल को लगा कि उसके मन में अजीब विचार आ रहे थे। वह क्यों सोच रहा था कि अमृता उसकी जानकारी के बिना कोई कठिन काम कर देगी, और फिर भी वह उसे समझ सकता था। और उसके बाद तो वह उसे गले लगाना भी चाहता था। ये तीनों ही विचार अजीब थे। अमृता ने वादा किया था कि किसी योजना को बनाने से पहले वह उससे सलाह लेगी। उसका सब कुछ न बताना स्वाभाविक था। विशाल के पास शिवांश 8 ऑफ रोशन के काम में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। उसके मन में छिपी परछाई को छिपाने की कोशिश करना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। विशाल ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। अमृता झिझकी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है,
घर के अंदर यह बात कहना अजीब लग रहा है। हाँ, अमृता ने सावधानी से अपना हाथ विशाल के हाथ पर रख दिया। विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ चलने के लिए अपनी बाह के सहारे ले लिया। उसके मन में अभी भी उसे गले लगाने की इच्छा थी, लेकिन उसे लगा कि अभी बहुत जल्दी है, इसलिए उसने फिलहाल इसी से संतुष्ट होने का फैसला किया। मैं जल्द या देर से यह रास्ता ठीक से बनवा दूंगा। अगर तुम व्यायाम के लिए टहलने वाली हो तो यह अच्छा रहेगा। हाँ, विशाल के हाथ और गर्दन गर्म थे। अमृता अपने चेहरे को लाल होने से नहीं रोक सकी। जब वे साथ साथ चल रहे थे तो अमृता की नज़रों में विशाल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यह उसके लिए अच्छा ही था। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे चलते रहे। तो क्या शादी की तैयारी में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कहना चाहिए कि मुझे मदद करनी ही चाहिए, यह मेरा काम है, विशाल ने पूछा। कुछ नहीं, अमृता ने तुरंत जवाब दिया। विशाल ने शर्मिंदा से चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें इतनी दृढ़ता से कहने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या आपने सभी निमंत्रण भर दिए हैं? हाँ, मैं केवल मेरे महाराज और ग्रैंड ड्यूक विजय को भेजे जाने वाले निमंत्रण खुद लिखूंगा, बाकी की जिम्मेदारी प्रताप की होगी। इतना काफी है। आपने औपचारिक पोशाक भी ले ली है, बाकी मैं कर लूंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम अविश्वसनीय रूप से व्यस्त लगती हो और तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं। वो सच था। विवाह, उत्तराधिकारी का जन्म और अंतिम संस्कार, कुलीन परिवार में ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। इनमें से विवाह से ज्यादा काम कभी किसी चीज में नहीं होता था, क्योंकि इसी दौरान परिवारों का मिलन होता था। अमृता के पास उन कामों को करने के लिए माता पिता भी नहीं थे। उसे शिवांश 8 ऑफ रोशन की तैयारी करते हुए अपनी शादी की भी तैयारी करनी थी। अमृता की शादी की तैयारियों में शादी की पोशाक और उपहार तैयार करना, शादी के निमंत्रण भेजना आदि शामिल थे, लेकिन उसकी प्राथमिकता विभिन्न हितों को संतुलित करते हुए भविष्य के लिए नींव रखना था। हालांकि हर दिन इस्तेमाल की जा सकने वाली शारीरिक और मानसिक शक्ति की एक सीमा होती है। अमृता को अपनी ऊर्जा का सही वितरण करना पड़ता था, क्योंकि उसका शरीर बहुत ऊर्जावान नहीं था। अपने दिमाग को स्पष्ट बनाए रखने के लिए उसे आराम करना जरूरी था, इसलिए आम दुल्हनों की जिन चीजों पर सबसे ज्यादा चिंता होती थी, उन्हें उसे पीछे रखना पड़ रहा था। विशाल को ये देखकर बुरा लगता था। क्या तुम इतनी व्यस्त हो कि अपने लिए मुश्किल से ही तैयारी कर पा रही हो? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा मत कहो, सीमा। मैं बाकी के काम संभाल लूंगा और तुम्हें अपने लिए तैयारी करनी होगी। प्रताप बाकी कामों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तैयारियां बिना किसी परेशानी के हो रही हैं। चिंता मत कीजिए, अमृता ने जवाब दिया। विशाल ने आह भरी। उसका सीना भारी लग रहा था, लेकिन वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसे लगा कि वह चाहता है कि अमृता इस शादी को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित हो। वह यह नहीं कहना चाहता था कि वह जो काम करने की कोशिश कर रही है, उससे शादी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या किसी महिला के जीवन में विवाह ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन शादी तो शादी थी। भले ही यह समय सीमा वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, फिर भी यह विवाह था, और अमृता दुल्हन थी। और उसे लगा कि अच्छा होगा अगर अमृता इस शादी की कुछ अच्छी यादें बनाए। ये बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह ऐसी लड़की थी जो पहले कभी मुख्य भूमिका में नहीं रही थी। वह चाहता था कि कम से कम कुछ समय के लिए अमृता खुश रहे। ये हमारी शादी है, उसने ये शब्द बड़ी मुश्किल से कहे, क्योंकि वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने में अच्छा नहीं था। इस शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई योजना या साजिश नहीं थी। ये हमारी शादी थी। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं घबराया हुआ लग रहा हूँ? थोड़ा। विशाल ने सोचा कि अपनी भावनाओं को ठीक से कैसे व्यक्त करे। जब मेरी तुमसे सगाई हुई थी, तब तक पश्चिमी सेना की समस्या पहले ही हल हो चुकी थी। याद है, मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं वेस्टर्न आर्मी के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने वाला हूँ। हाँ, हमारा उद्देश्य शुरुआत में ही पूरा हो गया था। मुझे वेस्टर्न आर्मी की विजय समारोह की अनुमति मिल गई और तुम मीरा से बाहर निकल गईं। इसलिए अभी धीरे धीरे सोचो, कम से कम शादी तक हमारे पास साथ रहने के लिए अभी बहुत समय है। विशाल ने उसकी हथेली की पीठ को धीरे से सहलाते हुए कहा। अमृता ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। वह अपने चेहरे पर बढ़ती लालिमा को छिपाना चाहती थी। चिंता मत कीजिए,
मैं इसे भूल नहीं रही हूँ। हमारी शादी शब्द उसके कानों को अजीब तरह से गुदगुदा रहे थे। हिंदी अनुवाद वापस लौटते समय दोनों ने शादी के बारे में थोड़ी और बातें की। अगर मैं विशाल से किसी काम के लिए मदद मांगना भी चाहूँ तो नहीं मांग सकती। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आराम देने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या मैं इतना अयोग्य हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ काम कुछ लोगों के लिए ही उपयुक्त होते हैं और कुछ काम उनके लिए नहीं होते। क्या आप समझ सकते हैं कि काउंटेस कटाशा और काउंटेस पायेला दोनों ने पत्र लिखकर क्यों कहा कि वे हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनकर आएंगी? विशाल ने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि वह इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। सामाजिक दुनिया में वे दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। पोशाक को लेकर उनके बीच मानसिक युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर नकल करने का आरोप लगाती हैं। वे मुझे पहले से बताकर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। क्या मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो परेशानी को पहले ही रोका जा सकता है, लेकिन इसकी अनदेखी करने का भी कोई कारण नहीं है। खैर, शायद अगर मैं अपने अधीनस्थों से ये काम करवाऊं तो वे नियमों का पालन करेंगे और जब झगड़ा होगा तो दोनों को आपस में मामला सुलझाने के लिए कह देंगे। क्या विशाल को ऐसा करना पसंद होगा? मैं परेशानी को पहले ही रोकना पसंद करूंगा, बस मुझे नहीं पता कि कैसे। उसने ध्यान से अमृता की ओर देखा। अमृता मुस्कुरा दी। उन्हें एक ही मेज पर बैठाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा दीजिए जिसे उन पर नजर रखने की जरूरत हो। अमृता ने उसे सही जवाब दे दिया। बेशक, असल में उन्हें कहाँ बैठाना है ये सोचना अभी बाकी था। विशाल ने आखिरकार सिर हिला दिया। चिंता मत कीजिए, प्रताप मेरी अच्छी तरह मदद करता है। मैं विशाल से ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मदद नहीं मांग सकती। तुम चाहे कुछ भी सोचो, मुझे नहीं लगता कि पूरी राजधानी में मैं किसी काम का हूँ। बस इतना है कि मैंने तुम्हारा डांस की प्रैक्टिस करने का समय बचा दिया। चलो फिर एक दूसरे के पैरों पर पैर रखकर ऐसे दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे विचार से अमृता को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने ऐसा कहा। इसके बारे में सोचते सोचते उसके गाल अनजाने में लाल हो गए। मुझे पता है कि तुम सामाजिक समारोहों में ज्यादा शामिल नहीं होती, लेकिन तुमने इस तरह नृत्य करना कब सीखा? मुझे लगता है कि मेरी लय की समझ अच्छी है। बचपन में मैंने इसे आसानी से सीख लिया था। मेरे डांस शिक्षक ने कई बार मेरी प्रशंसा की थी। तुम्हें पता था कि तुम अच्छी नृत्यांगना हो, है ना? विशाल का चेहरा भी लाल हो गया। मेरा तुम्हारा मजाक उड़ाने का इरादा नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। धन्यवाद। किसी समारोह में मैंने पहली बार इस तरह नृत्य किया था। ये सुनकर विशाल का चेहरा और भी लाल हो गया। अमृता ने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया। लेकिन जब विशाल असहज हुआ तो वह भी बहुत असहज हो गई और उसने सिर झुका लिया। दोनों अलग अलग दिशाओं में देखते हुए चुपचाप हवेली लौट आए। लेडी, आपको बहुत देर हो गई। सोफी जल्दी से बाहर आई, लेकिन विशाल को देखकर चौंक गई और वहीं रुक गई। मैं क्षमा चाहती हूँ, ग्रैंड ड्यूक। नहीं, क्या कोई जरूरी बात है? मेरी लेडी, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप भूल गई कि आज वेडिंग ड्रेस की फिटिंग है? मैं नहीं भूली। क्या मैडम एमिली पहले ही आ चुकी हैं? हाँ, सच कहूँ तो आप पिछली फिटिंग भी भूल गई थी, लेकिन आज आपको ठीक से फिटिंग करवानी होगी। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अमृता ने हल्की आह भरी। ये थोड़ा परेशानी वाला था। विशाल उसे देख रहा था। विशाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक चुप रहा। यह उसके लिए दृढ़ निश्चय का मामला था। क्या हम इसे साथ में देख लें, वेडिंग ड्रेस की फिटिंग? खैर, सबसे पहले तो मैं दूल्हा हूँ, है न? अमृता के चेहरे पर उलझन थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। पति या मंगेतर को टू वाले रूम में बुलाना आम बात थी, खासकर अगर वह प्रेम विवाह हो तो दोनों ने शादी की पोशाक को साथ में देखा ही होगा। हालांकि एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों इतने करीब नहीं थे, बल्कि राजनीतिक विचारों को साझा करने या व्यवहारिक और गंभीर विषयों पर चर्चा करने के समय वे बिना किसी दीवार के आसानी से बात कर लेते थे। लेकिन जब बात किसी अजीब तरह की निजी परिस्थिति की आती तो दोनों असहज हो जाते और बोल भी नहीं पाते। टू वाले रूम में प्रवेश करते समय विशाल झिझका, यहाँ तक कि अमृता भी उसे अंदर आने के लिए नहीं कह पा रही थी। विशाल ने थोड़ा लाल हुए चेहरे के साथ कहा, बेकार की बात कहने के लिए माफ करना,
मुझे लगा कि शायद तुम शर्मिंदा हो जाओगी। ओह नहीं, अमृता ने सिर झुका लिया। तो पहले आप अंदर जाइए, मुझे वापस बाहर जाना है। हाँ, आप जाइए, अमृता ने अभिवादन किया और मुड़ गई। क्या विशाल को कहीं बाहर जाने का कोई काम था? उसने अपनी याददाश्त में खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पाया कि वह बस याद नहीं कर पा रही थी या वास्तव में उसे पता ही नहीं था। उसका दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया था, जैसे सब कुछ सफ़ेद हो गया हो। अमृता ने यांत्रिक कदमों से टॉयलेट रूम की ओर चलना शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था कि विशाल की नज़र अभी भी उसकी पीठ पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि उसके बाएं और दाएं पैर भी जैसे ठंडे पड़ गए थे, इसलिए उसे खुद शक होने लगा कि वह ठीक से चल भी रही है या नहीं। सोफी अमृता के पीछे चल रही थी और फुसफुसाकर बोली, लेडी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? हिज ग्रेस से इसे देखने के लिए कहना अच्छा होता। सिर्फ देखकर थोड़ी ही विशाल इसका डिज़ाइन बदलने वाला है। फिर भी मैंने इसकी थोड़ी झलक देखी थी और यह बहुत सुंदर है। इसे पहनकर आप बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगेंगी। मैं बच्ची नहीं हूं और मुझे राजकुमारी नहीं बनना, अमृता ने कहा। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंची, एमिली ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। स्वागत है, लेडी एरिस। हिज ग्रेस आपके साथ नहीं आए? अमृता ने हल्की भौहें सिकोड़ लीं। मुझे लगता है कि मैंने इतने कम समय में बहुत सुंदर पोशाक तैयार की है। ग्रैंड ड्यूक निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। वह मेरे साथ नहीं आए। सोफी ने महसूस किया कि अमृता को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई, जबकि एमिली के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दी। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे ज़्यादा विशाल को डांटने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एमिली ने जोर देकर इनकार किया। ये सिर्फ एक वेडिंग ड्रेस है। यह मेरी बनाई हुई पोशाक है। मुझे बस इससे संतुष्ट होना है। मेरा विशाल के लिए कोई परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? और बाकी सब छोड़िए, ये वेडिंग ड्रेस है। एमिली ने अमृता के शरीर के अनुसार फिटिंग करने के लिए सिलाई की पिन निकालते हुए कहा। मैं समझती हूँ कि आप व्यस्त हैं, लेकिन इतनी भी उदासीन नहीं हो सकती। कपड़े बनाने वाली महिला के रूप में मैं इसे समझ नहीं पाती। क्या शादी में शुरू से अंत तक, यहाँ तक कि फूलों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वेडिंग ड्रेस नहीं होती? मेरे पास समय नहीं है। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। यह सही है, समय बहुत कम है। आपको मुझे इतनी कम अवधि में ये तैयार करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास पहले से ही कई तरह के सफ़ेद कपड़े थे। तुमने बहुत मेहनत की है। पहले जब मैंने आपका नाप लिया था, उसकी तुलना में अब आपकी बाहों और कंधों पर थोड़ा वज़न बढ़ा है। ये बहुत बेहतर लग रहा है। आपकी कमर भी अब थोड़ी बेहतर है। उसने कहा कि अमृता पहले बहुत कमज़ोर और नाजुक लगती थी, और एमिली ने उसकी कमर पर पिन लगा दी। तभी सोफी बीच में बोल पड़ी। बटलर और रसोई के लोग भी इसी उद्देश्य के लिए एकजुट हैं और हिज ग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए वो जल्द ही और भी अच्छी दिखेंगी। हिज ग्रेस एवरन, हाँ, वह लेडी की पर्सनल स्नैक मैसेंजर बन गए हैं। सोफी ने ऐसे नाक ऊपर की जैसे यह उसकी अपनी उपलब्धि हो। बस करो, विशाल बस इसलिए बार बार स्नैक्स लाते हैं क्योंकि उन्हें अजीब लगता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बटलर ने आधी रात के स्नैक्स विशाल के हाथों से भिजवाए थे। शायद, लेकिन इस व्यक्ति के सामने उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? अमृता ने सोफी को डांटा, लेकिन एमिली के लिए ये गंभीर बात थी। उसने चिंता से पूछा, क्या आप थोड़ा और वज़न बढ़ाना चाहेंगी? क्या मुझे 1-2 महीने में इतना वज़न बढ़ाना पड़ेगा? अगर आप थोड़ा और वज़न बढ़ा लें तो यह और अच्छा लगेगा। यह सही है, लेकिन मुझे डर है कि अगर इसे इसी स्थिति में अंतिम रूप दे दिया गया, तो बाद में ये फिट नहीं आएगी। एमिली चिंतित दिखाई दी और उसका चेहरा परेशान हो गया। अगर परेशानी हुई तो मैं कॉसेट से कमर को थोड़ा कस सकती हूँ। अब आईने में देखिए। एमिली के कहने पर अमृता आईने की ओर मुड़ गई। आपको कैसा लग रहा है? अच्छी तरह से बनाई गई है। बिल्कुल, एमिली ने कहा। पोशाक को ऊपरी शरीर पर अच्छी तरह फिट होने के लिए बनाया गया था और कमर से नीचे पतले कपड़े पर बारीक सिलवटें थीं, जो नीचे की ओर फैल रही थीं। यह इन दिनों चल रहे लेटेस्ट फैशन जैसा नहीं है। लेडी का पूरा शरीर काफ़ी पतला है, इसलिए शरीर के घुमावों को उभारने के बजाय ये साफ सुथरा डिज़ाइन आप पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अमृता कड़वाहट से मुस्कुराए।
वह समझ गई थी कि एमिली ने बहुत दुबला कहने की बात को कितनी खूबसूरती से घुमा दिया था। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं इसे ठीक से चमकाने के लिए ज्वेलरी भी लगाती, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। फिर भी मैं कपड़े पर सिल्क थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करवाने में सफल रही। एमिली ने ऐसा कहते हुए अमृता की कमर के आसपास के कपड़े को दिखाया। सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से एम्ब्रॉयडरी होने के कारण वह दूर से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब भी उस पर रोशनी पड़ती तो वह चमक उठती थी। जो लड़की मार्शनेस ऑफ रोसन और ग्रैंड डचेस ऑफ एवरन बनने वाली है, उसके लिए ये वेडिंग ड्रेस थोड़ा ज़्यादा साधारण है, लेकिन अभी के लिए यही सबसे अच्छा हो सकता है। वाह, लेकिन ये सच में बहुत सुंदर है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नौकरानियां खुशी से चहक उठीं। एमिली ने गर्व से अपनी नाक थोड़ी ऊपर कर ली। अमृता कड़वाहट से मुस्कुराई। हाँ, इसे ऐसे ही रखो। वैसे भी अमृता इस शादी की मुख्य पात्र नहीं थी। अब पूरा समाज इस शादी की चर्चा कर रहा था, दुल्हन की पोशाक कैसी होगी, उपहार कैसे होंगे। लेकिन वास्तव में हर कोई एक स्कैंडल का इंतजार कर रहा था। मिरेलिया, जिसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा और उसे पैरों तले कुचला था, वह शादी में कैसे आएगी? इस शादी को लेकर अनुकूल रवैया दिखाने वाले एम्परर का मिरेलिया के प्रति क्या रवैया होगा? जब लड़की अपने ही परिवार के हाथों से शिवांश 8 को एक ही पल में वापस हासिल कर लेगी, तब वह कैसी दिखाई देगी? क्या यह आसान होगा या मुश्किल? क्या वह इसका इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं? क्या ग्रैंड ड्यूक एवरन भ्रष्ट हो जाएगा या नहीं? असल दिलचस्पी इन्हीं बातों में थी। वैसे भी जैसे ही सभी उपस्थित होने वाले लोगों के नाम सामने आएंगे, दुल्हन की वेडिंग ड्रेस की चर्चा कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। फिर भी अमृता अपने सीने के भीतर हो रही अजीब हलचल से विचलित हो गई। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी और उसका दिल तनाव के कारण तेजी से धड़क रहा था। ठक ठक, तभी उसने टू वाले रूम के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। भले ही अमृता ने अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी दरवाजा खुल गया। रूबी अंदर आई। उत्साह के कारण उसके गाल गर्म हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़कर आए हो, क्योंकि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मिस, क्या हुआ? अमृता ने उसकी ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा। रंग बिरंगे कपड़ों, गहनों और वस्त्रों से भरे कमरे को देखकर रूबी जैसे होश में आई। उसने अपनी सांसों को सामान्य किया और अमृता की ओर तेजी से बढ़ी। अरे, इससे धूल लग जाएगी, आप इसे कुचल देंगी। एमिली के कर्मचारी घबरा उठे, लेकिन रूबी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। माय लेडी, खबर शिवांश 8 ऑफ रोसन से आई है, रूबी ने धीरे से अमृता के कान में कहा। एमिली ने तुरंत बात समझ ली और अमृता से थोड़ी दूर हट गई। सोफी ने आंखें बड़ी कर लीं और सिर थोड़ा झुका दिया। कल रात नहीं, आज सुबह सुबह खबर आई कि बिल की मौत हो गई। समझ गई। लगता है राय ने अपना काम ठीक से किया था, बहुत अच्छा काम किया। अमृता ने रूबी की प्रशंसा की। इस बार खबर बहुत मामूली थी, फिर भी दूसरों से थोड़ी भी पहले खबर मिलना महत्वपूर्ण था। रूबी के लिए सूचना से जुड़ा काम भी किसी दूसरे काम से अलग नहीं था। वह प्रशंसा की हकदार थी। रूबी खुशी से मुस्कुराई। जी, नौरा मुझे खबर देने आई थी। वह लॉन्ड्री रूम में काम करने वाली नौकरानी है। मैं याद रखूंगी। ये सब उपहार के नाम पर दिए गए रिश्वत के प्रभाव का परिणाम था। उसे कहा गया था कि अगर कोई खबर मिले तो तुरंत बताए, और जैसे ही उसे इस घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत रूबी के पास आई और खबर पहुंचा दी। सोफी ने नौरा का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। नौरा कौन है? ओह, वह बिल मर गया है। रूबी ने अमृता की ओर देखा, जैसे सोच रही हो कि क्या उसे यह बात छिपानी चाहिए। अमृता ने बिना किसी आश्चर्य या घबराहट के सिर हिला दिया। मीरा का राजा मर गया था। वैसे भी आधे दिन बाद ये खबर फैल ही जाती। इस सप्ताह न्यूज़पेपर में भी इस बारे में खबर छप जाएगी। इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। हे भगवान! सोफी चौंक गई और चीख को अपने हाथ से रोक लिया। एमिली भी आश्चर्य से चिल्ला उठी। मीरा कई बार एमिली के यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसके अधिकांश कर्मचारी बिल को जानते थे। कमरे में हैरानी और सदमा फैल गया। ओह, ऐसा कैसे हुआ? कल रात मैडम ने, रूबी अचानक रुक गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। ये साफ दिखाई दे रहा था कि उसने मीरा का नाम लेने की कोशिश की थी। अमृता ने हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया कि कोई बात नहीं। तब रूबी ने आत्मविश्वास से कहना जारी रखा।
लगता है मैडम ने गुस्से में बिल को मारा था, इसलिए वह नाराज होकर आधी रात को शराब पीने के लिए बाहर चला गया। फिर वह सुबह तक वापस नहीं आया। मैडम सुबह उठी और बिल को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं था, इसलिए वह फिर गुस्सा हो गई। फिर नौकरों ने आसपास के सभी शराबखानों में जाकर उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वह सड़क पर गिरा हुआ था और मर चुका था। हे भगवान, क्या उसे हार्ट अटैक या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, लेकिन किसी ने पीछे से उसके सिर पर पत्थर से वार किया और उसका बटुआ चुरा लिया। उस इलाके में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। दुर्भाग्य से बिल आगे की ओर गिरा और उसके सिर पर गलत जगह चोट लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये बहुत भयानक है, सोफी ने धीरे से कहा। एमिली ने फिर पूछा, क्या अपराधी मिला? नहीं, मैंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन अपराधी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने सुना है कि वे जांच करेंगे, लेकिन कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यह कहना मुश्किल होगा कि किसी दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति ने ये सब किया और फिर इसे छिपा दिया। उन्होंने बताया कि बिल ने कल रात शराबखाने में अपना बटुआ निकालकर खूब पैसे खर्च किए थे। राय ने इस मामले में अमृता को कभी निराश नहीं किया था। इससे बिल द्वारा कॉपी की गई किताब के स्रोत को पूरी तरह छिपा दिया गया था। अमृता ने संतोष भरी मुस्कान को छिपा लिया। एमिली ने उलझन में पूछा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? शायद उसने सोचा होगा कि इतनी दुखद जिंदगी जीने के बाद कम से कम इस पैसे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वह राजा कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। सोफी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, लेकिन उसके स्वर में थोड़ी सहानुभूति थी। मुझे मैडम से ज़्यादा उस राजा से नफरत थी, लेकिन उसके मरने की खबर सुनकर। मैडम, उन्होंने क्या कहा? वह उनका पसंदीदा राजा था। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सदमा लगा। वह बेहोश हो गईं। रूबी के जवाब पर एमिली ने अमृता की ओर देखा। अमृता ने बिना किसी भाव के उसकी नज़रों का जवाब दिया। एमिली ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। मैं समझ गई। एमिली ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अमृता समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो खुद यहाँ आई थी और कुछ समय पहले लॉरेंस भी घर से चला गया था। मीरा उस घर में अकेली रह गई थी। ऐसी स्थिति में अब राजा की भी हत्या हो गई थी। एमिली ने शायद सोचा होगा कि क्या मीरा को इस तरह अकेला छोड़ देना ठीक होगा। अमृता को चुपचाप उसकी ओर देखते हुए देखकर एमिली ने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। वो एक प्रसिद्ध ड्रेसमेकर थी, इसलिए कुलीन महिलाएं उसके साथ मित्रवत रहती थीं, लेकिन वह अमृता के सामने आसानी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसी सलाह देने के बारे में सोचना भी उसके लिए एक तरह की गुस्ताखी थी। इसके अलावा एमिली अमृता की अंदरूनी परिस्थितियों के बारे में जानती थी। उसे इतना दुख हुआ कि उसने मीरा के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेडी एरिस। माफ़ी किस बात की? एमिली ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया। रूबी, नोरा नाम की वह नौकरानी अभी गई नहीं है? नहीं, मैंने उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा था ताकि मैं आपको खबर दे सकूं, फिर मैं ऊपर आ गई। शायद वह आपसे मिलना चाहती है। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में उससे नहीं मिल सकती। मेरी ओर से उसे एक कप चाय पिला देना। जी, धन्यवाद, मिस। रूबी ने अभिवादन करते हुए सिर झुकाया और बाहर भाग गई। वह जानती थी कि अमृता के शब्द मेरी ओर से का अर्थ उसे इनाम देना था। इससे रूबी का प्रभाव और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ सकती थी। सोफी झिझकी और बोली, मिस, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? हाँ, धन्यवाद। मैं पहले लॉन्ड्री रूम में काम करती थी और नोरा को अच्छी तरह जानती हूँ। धन्यवाद, मैं अभी वापस आती हूँ। सोफी भी रूबी के पीछे चली गई। एमिली कुछ देर तक चुपचाप अपना काम करती रही। सोफी की आवाज़ें गायब होते ही टू वाले रूम बहुत शांत हो गया। अमृता ऊब गई और उसने एमिली से पूछा, तुमने वेडिंग ड्रेस पूरा कर लिया है ना? हाँ, लेकिन मैं आपको अभी और भी बहुत सी चीज़ें दिखाना चाहती थी। एमिली ने अफसोस भरे चेहरे के साथ कहा, जब कोई बड़ी हस्ती, खासकर शादी की तैयारी कर रही दुल्हन, उसके पास आती थी, तो उसकी शान, उत्साह और बड़े खर्चों की आदत से एक तरह की निडरता पैदा होती थी। लेकिन अमृता उतनी उत्साहित नहीं थी जितना एमिली ने सोचा था। वह केवल इतना कर सकती थी कि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। इतनी बड़ी संपत्ति पहली बार उसके पास आई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका उपयोग कैसे करे। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो एमिली को खुश कर सकती थी।
वह लंबे समय तक शिवांश 8 ऑफ रोशन में रह चुकी थी। खातों की किताब में इस्तेमाल होने वाली रकम किसी सामान्य परिवार के बजट से कहीं अधिक थी। तुमने पहले ही मेरा नाप ले लिया है, इसलिए बाकी सब अपने हिसाब से करो। पैसों की चिंता मत करो। एमिली के गाल खुशी से खिल उठे। जब ग्रैंड ड्यूक ने ऐसा कहा था, तब आपने कहा था कि यह पैसे की बर्बादी है। क्योंकि वह मेरे पैसे नहीं, बल्कि विशाल के इस्तेमाल करने वाले पैसे हैं। ये बर्बादी कैसे हो सकती है? एमिली ने ऊंची आवाज में कहा। इस समय उसमें इतनी ऊर्जा थी कि अमृता थोड़ा चौंक गई। मैं समझती हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। अमृता पर विशाल का पैसा खर्च करना भी अपने आप में उपयोगी था, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी। फिर भी वह बिना किसी कारण के शर्मिंदा महसूस कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि असली शादी न होने के बावजूद उसके साथ एक दुल्हन की तरह व्यवहार किया जा रहा था। ये हमारी शादी है, उसके धड़कते हुए दिल की आवाज़ जैसे उसके कानों तक पहुंच रही थी। अमृता ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और महसूस किया कि उसके दिल के किसी कोने से एक अजीब गर्माहट उठ रही है। विशाल को अपने शब्दों के साथ सावधान रहना चाहिए था। वह जानती थी कि वह किसी महिला को बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसका ईमानदार चेहरा और सच्ची आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावशाली थी। अमृता जानती थी कि वह उसकी बात का अर्थ समझ गई थी। किसी भी स्थिति में विशाल की नज़रों में अमृता एक 18 साल की लड़की थी, जो अभी अभी अपनी मां के नियंत्रण से बाहर निकली थी। उसे शायद ये दुखद लगा होगा कि वह शादी की तैयारी करने के बजाय साजिशों में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। घबराओ मत, दबाव महसूस मत करो, लेकिन फिर भी, क्योंकि यह शादी है, इसलिए एक दुल्हन के रूप में जितना आनंद ले सकती हो, लो। क्योंकि तुम एक दयालु इंसान हो, वह ऐसी देखभाल की हकदार नहीं थी। ये सोचते ही उसके सीने में उठ रही गर्माहट ठंडी पड़ गई, और उसका दिमाग फिर से उन कामों से भर गया जिन्हें उसे करना था। वह विशाल की तरह धीरे धीरे सोच नहीं सकती थी। अगर उसके 6 हाथ होते तो वह उन सभी से एक साथ काम करती। समय को यूं ही रोक कर रखने में कोई फायदा नहीं था। लॉरेंस को जितनी जल्दी हो सके गिराना ही बेहतर था। जब एमिली ने देखा कि अमृता विचारों में खो गई है, तो उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बिल्कुल समझती हैं। मैडम एमिली, शादी के करीब पहुंचा हुआ पुरुष अपने जीवन में किसी महिला पर सबसे ज़्यादा खर्च इसी समय करता है। वह जितना खर्च इस समय करता है, वही उसकी सीमा होती है। आपको खुद उस सीमा को कम नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं मार्शनेस ऑफ रोसन हूँ। एमिली बड़बड़ाई और अपने होंठ भींच लिए। उन्हें आर्थिक परेशानी तो नहीं होने वाली। कुछ मत कहो, बस अपना काम अच्छे से करो। कपड़ों से जुड़ी चीज़ों के लिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा कि क्या चाहिए। मेरे पास हर एक चीज़ देखने का समय नहीं है। लेडी एरिस, एमिली ने जिस खुशहाल शादी की कल्पना की थी, वह अमृता की चिंता नहीं थी, वैसा होने वाला भी नहीं था। यह अमृता ही थी जिसने अपने आसपास के लोगों को इसे प्रेम विवाह समझने की गलती करने दी थी, इसलिए अब उसके पास इसके विपरीत कुछ कहने को नहीं था। मेरी वार्डरोब की देखभाल सोफी करती है, इसलिए उससे बात करना। उसके मेहनताने के लिए मैं अच्छी रकम दूंगी। एमिली ने आह भरी। मुझे लगा था कि अब शायद आपके जीवन में थोड़ी रोशनी आने लगी है। क्या खूबसूरत कपड़े बनाना और पहनना वास्तविकता को बदल सकता है? अमृता ने इतना कहा और एमिली की आहें सुनते हुए अपनी फिटिंग पूरी कर ली। एम्प्रेस से मिलने का दिन आ गया था। रूबी सुबह से ही परेशान किए जा रही थी। क्या करूं, लेडी, ये सुंदर है या यह वाला? दोनों के रंग बहुत ज़्यादा चमकीले हैं। रूबी के हाथ में आइवरी रंग की ड्रेस और हल्के नीले रंग की ड्रेस थी। अमृता ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हल्का नीला रंग तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं गहरे रंग की ड्रेस पहनूंगी। कपड़े वापस रख दो। सजने संवरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी, मार्शनेस ऑफ रोसन के रूप में पैलेस जाने का यह आपका पहला अवसर है। ग्रैंड ड्यूक एवरन की फियोंसी के रूप में एम्प्रेस का अभिवादन करने का भी यह पहली बार है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एम्प्रेस से चुपचाप मिलने जा रही हूँ। हर मैजेस्टी के पैलेस में जो भी होगा, उसके बारे में बाहर बात नहीं होगी और न ही दूसरे लोग उसे देख पाएंगे। 18 साल पहले एम्प्रेस ने अपने सभी बच्चों को खो दिया था। इसके कुछ ही समय बाद उनकी सबसे अच्छी मित्र, विस्काउंटेस पेशर ने अपने पति के साथ आत्महत्या कर ली। लेकिन एम्प्रेस का दुर्भाग्य यहीं समाप्त नहीं हुआ।
जब वह शोक में डूबी हुई थी और बाहरी मामलों से मुंह मोड़ चुकी थी, तब एम्परर ने दक्षिणी कुलीनों की शक्ति संरचना को फिर से व्यवस्थित कर दिया। वह एम्प्रेस के पिता ड्यूक ऑफ रियागन पर प्रहार करने के लिए तैयार था। जब तक एम्प्रेस को स्थिति का एहसास हुआ, तब तक सब कुछ वापस न आने वाली स्थिति में पहुंच चुका था। इसके कुछ ही समय बाद ड्यूक ऑफ रियागन और उनकी पत्नी एक दुर्घटना में मारे गए। वह वास्तव में दुर्घटना थी या नहीं, ये कभी पता नहीं चला। एम्प्रेस ने खुद को सबसे अलग कर लिया और अपने पैलेस के दरवाजे बंद कर लिए। पिछले 18 वर्षों से उन्होंने अपने शोक के कपड़े तक नहीं उतारे थे। यह उनके बच्चों के लिए था, अपनी मित्र के लिए था और अपने पिता तथा माता के लिए था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीवन से पूरी तरह हार मान ली हो। फिर भी एम्परर अपनी एम्प्रेस से सावधान रहता है, यही सबसे बड़ा संकेत है। एम्प्रेस के 18 वर्षों के निराशा और शोक के दौरान एम्परर ग्रेगोर ने मीरा और लॉरेंस को अपने पास रखा और एक खुशहाल परिवार का नाटक करता रहा। क्या एम्प्रेस के हृदय में क्रोध और रिजेंटमेंट जमा नहीं हुआ होगा? वो कोई सेंट नहीं थी। अपनी युवावस्था में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब उन्होंने एम्परर पर विश्वास किया होगा। उस विश्वास में प्रेम था या नहीं, यह अमृता नहीं जानती थी। लेकिन ये सच था कि उनके प्रेम के साथ या उसके बिना, उन्होंने एम्परर ग्रेगोर को उसके वर्तमान स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी शक्ति अभी भी मौजूद थी। एम्परर ने न तो एम्प्रेस को पद से हटाया था और न ही उनकी हत्या करवाई थी। एम्प्रेस की एम्परर ग्रेगोर के सिंहासन पर अभी भी काफ़ी पकड़ थी। इसलिए अपने आप को जितना संभव हो उतना सजाने के बजाय जैसा वह वास्तव में थी, वैसा ही दिखाना बेहतर था, क्योंकि रोमांटिक सपनों में डूबी हुई कोई लड़की एम्प्रेस के लिए बेकार होती। अमृता ने अपना निर्णय लिया और अपनी रणनीति को और स्पष्ट किया। उस दिन अचानक एक समय पर फ्रील 2 वाले रूम में आया। समय बहुत कम रह गया है, फ्रील ने अपने कंधे उचकाए। अमृता अभी अभी तैयार हुई थी। फ्रील ने जितना भी सोचा, उसे इस समय आने की कोई खास जरूरत नहीं लग रही थी। फ्रील ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स आगे बढ़ाया। रूबी ने हैरानी से सिर झुकाया और बॉक्स ले लिया। वाह सर फ्रील, ये दिखने में जितना है उससे कहीं ज्यादा भारी है। रूबी ने बॉक्स को अमृता के सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा और उसका ढक्कन खोल दिया। सोफी ने अंदर झांककर आश्चर्य से कहा, वाह, क्या ये कोई ज्वेल है? अंदर एक फॉर्म जितना बड़ा नीला क्रिस्टल था। उसका गहरा नेवी ब्लू रंग दक्षिणी समुद्र की याद दिला रहा था। उसका आकार देखते ही अमृता के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। ये साउथ सी का विशेष सॉल्ट है। इतना सुंदर और इतना बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करना आसान नहीं रहा होगा। सॉल्ट? हाँ, साउथ सी में बहुत अच्छा सॉल्ट मिलता था। एम्पायर के पिछड़े वेस्टर्न और नॉर्दर्न क्षेत्रों को छोड़कर साउथ सी का सॉल्ट लगभग हर जगह इस्तेमाल होता था। सॉल्ट को दोबारा बेचने से होने वाली आय एम्पायर की कुल वित्तीय आय का लगभग 20% थी। साउथ सी का अधिकांश सॉल्ट समुद्र के पानी को उबालकर बनाया जाता है, लेकिन रियागन रीजन के कुछ समुद्र तटों पर कहा जाता है कि सॉल्ट जमीन पर इसी तरह क्रिस्टल के रूप में उगता है, इसलिए सॉल्ट बहुत महंगा नहीं है। लेकिन यह वास्तव में बहुत सुंदर है। रियागन रीजन में आम लोग भी इसे ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे राजधानी तक लाना भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा, ऐसा मत कहिए। मुझे नहीं लगता कि सर खुद इसे लेकर आए हैं, किसी मर्चेंट ने लाकर दिया होगा, है ना? अमृता की बात सुनकर फ्रील गंभीर हो गया। उन्हें इसे सामान्य तरीके से लाने के लिए कहना संभव नहीं था। अच्छा काम किया, लेकिन मैंने जो समय सीमा बताई थी, वह शायद 1 महीने बाद की थी। सच में? फ्रील का चेहरा परेशान हो गया। कोई बात नहीं, अगर मैं इसे आज ही ले जा सकती हूँ तो यह और भी अच्छा है। मैंने 1 महीने की समय सीमा इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि इतना चमकीला नीला क्रिस्टल प्राप्त करना मुश्किल होगा। यह अन्याय है कि मुझे इसके लिए इधर उधर भागना पड़ा। सर को एक बात सुनने की आदत है, लेकिन सावधानी से सुनने की नहीं। यह इतनी छोटी बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी कैसी है, लेडी एरिस को कोई परवाह ही नहीं, जबकि मैं आपका इतना बड़ा सपोर्टर हूँ। अमृता हंस पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रही। कहीं ऐसा न हो कि आप किसी जगह जाकर जहर पी लें और बाद में पछताएं। मेरे जैसे नाइट को कौन जहर देगा? अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी, तुम लोग किसी बुरी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जहर? विशाल ने कहा।
फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देने लगा। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, दरवाजा खुला था। ओह महामहिम, फ्रील ने उसे सैल्यूट किया। अमृता भी खड़ी हो गई। स्वागत है, क्या तुम तैयार हो? हाँ। सोफी पहले ही अमृता के सिर पर एक छोटी हैट रखकर उसे पिन से ठीक कर चुकी थी। मुझे लगा मैंने पॉइजन के बारे में कुछ सुना, वो सिर्फ मजाक था। यह क्या है? ओह हाँ, ये सर फ्रील द्वारा तैयार किया गया गिफ्ट है। फ्रील ने गिफ्ट तैयार किया। फ्रेल ने विशाल की आंखों की ओर देखा। विशाल का चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। वह गुस्से में नहीं था, बस अपनी भौहों को हाथ से छू रहा था। अमृता ने जवाब दिया, हाँ। फ्रील के दिमाग में बेचैनी मच गई। उसे समझ नहीं आया कि विशाल सब जानते हुए अनजान बनने का नाटक कर रहा था या सचमुच उसे कुछ पता नहीं था। लेडी एरिस ने कहा था कि उन्हें रियागन रीजन का सॉल्व चाहिए, इसलिए मैं इसे उनके लिए लेकर आया। ये बात 100% सच है। अब मैं चलता हूँ। फ्रेल ने जल्दी जल्दी कहा और ऐसे निकल गया जैसे भाग रहा हो। विशाल ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उसने फिर अपनी तर्जनी से माथे पर हाथ फेरा। क्या ये हर मैजेस्टी के लिए तैयार किया गया गिफ्ट है? हाँ, क्यों? अमृता ने सिर झुकाकर पूछा। विशाल मुस्कुराया। कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अप्रत्याशित लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमृता ने अपना हाथ उसके बाजू पर रख दिया। ये सुनकर रूबी ने बॉक्स का ढक्कन बंद किया और पहले बाहर चली गई ताकि उसे रथ में रख सके। कुछ देर बाद दोनों धीरे धीरे नीचे आए। विशाल ने अमृता को उसकी रथ तक पहुंचाया। अमृता अंदर बैठ गई और रथ का दरवाजा बंद होते ही उसने पूछा, हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस कैसी है? अब पूछ रही हो? थोड़ा देर नहीं हो गई? मैं सिर्फ लॉर्ड विशाल की व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूँ, कोई ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं। आपने कहा था कि आप मेरे साथ आएंगे। आपने कहा था कि आप उनमें से नहीं हैं। शुरुआत में अमृता ने एम्प्रेस से अकेले मिलने का फैसला किया था। क्योंकि वो विशाल के साथ जाती तो ऐसा लगता जैसे वो बस किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हो। सेंटिस ओल्गा का संदेश भी विशाल के माध्यम से पहुंचाया जा सकता था, तब एम्प्रेस एक सुंदर ज्वेल गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता चुना था। सोशल वर्ल्ड में हर कोई जानता था कि उसने सेंटिस ओल्गा का विश्वास जीत लिया है। उसने इस घटना में अपनी भागीदारी दिखाई थी। ऐसा करके उसने अपनी इच्छा और अपनी कमजोरियां दोनों सामने रख दी थीं। उसने लोगों के मन में ये संभावना पैदा की कि वह मीरा से बदला लेना चाहती है। इससे उसने एम्प्रेस की रुचि जगा दी थी। उसने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि वह ऐसी ओपोनेंट है जिसके साथ लेन देन किया जा सकता है। और आखिरकार उसे उसके अपने नाम अमृता रोसन पर इनविटेशन मिला था। हालांकि विशाल उसके अकेले एम्प्रेस से मिलने के खिलाफ था। क्या यह अजीब नहीं है? मैं आपकी फियोंसी के रूप में उनका अभिवादन करने जा रही हूं, लेकिन आप मुझे अकेले भेजकर खुद पीछे रह जाएं? किसी नोबल गर्ल का हर मैजेस्टी से अकेले मिलना असामान्य नहीं है, और जैसा मैंने कहा, मैं केवल रिश्तेदार की तरह अभिवादन करने नहीं जा रही हूं, मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करने वाली हूं। क्या आपको डर है कि मैं आपकी स्ट्रैटेजी जान जाऊंगा? अमृता को शर्मिंदगी महसूस हुए बिना नहीं रही। बात ऐसी नहीं थी, वह विशाल को बताए बिना चुपचाप ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो हम साथ चलते हैं। तुम जो करना चाहती हो उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विशाल ने नर्म आवाज में कहा, हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस आसान व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब तक एम्प्रेसेस पैलेस के द्वार बंद रहे हैं। अगर तुम उनसे अकेले मिलोगी तो निश्चित रूप से सोशल वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित होगा। यह अमृता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में सिर हिलाना पड़ा। लॉरेंस के प्रिंस बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एम्प्रेस ही थी, फिर भी अमृता के पास एम्प्रेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ एम्प्रेस का नाम लेना ही मीरा के गुस्से का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन ये भी एक समस्या थी कि उनका पैलेस हमेशा बंद रहता था। पैलेस में बचे हुए सभी कर्मचारी ऐसे वफादार लोग थे जो एम्प्रेस के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। जो कुछ गिने चुने मेहमान वहां आते जाते थे, वे भी एम्प्रेस के बेहद करीबी लोग थे। पैसों से खरीदा जा सकने वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं था। समय लेकर परिवार को धमकाना या सुंदरता जैसी चीजों का इस्तेमाल करके उनकी कमजोरियां पैदा करना संभव था।
लेकिन इतनी मेहनत करने के बजाय अमृता ने इसे बहुत आसानी से हल कर दिया था। एम्परर की सहमति के तहत उसने एम्प्रेस के पैलेस में आग लगवा दी थी। ये सेंट की ज्योतिषी आने के बाद हुआ था। अब उसने हिसाब लगाया था कि एम्प्रेस के बिना भी लॉरेंस अपनी लेजिटिमेसी हासिल कर सकता था। एम्प्रेस पैलेस से बाहर निकले बिना ही मर गई थी। एम्प्रेस के बाहर आने का इंतजार कर रहे किसी भी असैसिन को अपनी नाइफ पर खून नहीं लगाना पड़ा। तभी अमृता ने पहली बार सोचा था कि शायद एम्प्रेस वास्तव में बहुत बीमार थीं। विशाल मुझे कभी माफ नहीं करेगा। एक राजा की हत्या को छिपाने के विपरीत वह इतनी बड़ी घटना को छिपाकर नहीं कर सकती थी। अमृता ने धीरे से विशाल के चेहरे की ओर देखा। विशाल ने कुछ देर तक विचारपूर्ण चेहरे के साथ सोचा और फिर कहा, हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। हाँ, पिछली बार मैंने उन्हें तब देखा था जब मैं 20 साल का था और मैंने ग्रैंड ड्यूक की उपाधि संभाली थी। शायद वही आखिरी बार था जब मेरे महाराज दी एम्परर ने भी उनसे मुलाकात की थी। मुझे सच में लगा था कि वह बीमार थीं। जिस तरह का जीवन वह जी रही हैं, उसमें उनका स्वस्थ रह पाना संभव भी नहीं है। हाँ, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनसे अक्सर नहीं मिलता। आप ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कि ऐसा कर पाते। आप केवल उनके रिश्तेदार नहीं हैं। हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस के लिए विशाल उनके अधीन आने वाला व्यक्ति है। आपको सुरक्षा के बारे में सोचना ही पड़ता था। हाँ, ये सच है। विशाल ने हल्की हंसी के साथ आह भरी। मैंने उन्हें बहुत कम समय के लिए देखा है, इसलिए उस समय की अपनी यादों के आधार पर तुम्हें कुछ बताना शायद ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। जब मैं छोटा था, जब पैवल जीवित था, तब कभी कभी खेलने वहाँ जाता था। पैवल एम्प्रेस का दूसरा बेटा था जिसकी मृत्यु 18 साल पहले हुई थी। विशाल ने अपनी यादों को याद करते हुए कहा, हर मैजेस्टी ब्रदर पैवल के प्रति भी काफ़ी ठंडी थी। जैसा कि तुम जानती हो, मैंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था, इसलिए बचपन में मेरे मन में एक सगी माँ होने की एक कल्पना थी। लेकिन हर मैजेस्टी को इतना ठंडा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था। समझ गई, शायद उनके अंदर प्रेम करने के लिए कोई भावना ही नहीं बची थी। अगर ऐसा होता तो वह आज तक शोक में नहीं डूबी रहती। अमृता ने धीमी आह भरी। अगर प्रिंस पैवल जीवित होते तो वह रियागन डची के उत्तराधिकारी होते, है ना? हाँ, क्योंकि हेर मैजेस्टी ड्यूक की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने शादी से पहले मेरे महाराज के साथ एक समझौता किया था। उनके बीच पैदा होने वाले बच्चों में सबसे छोटा बच्चा रियागन डची का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि रियागन डची राजपरिवार में शामिल न हो। वो एक महान महिला थीं, महत्वाकांक्षी भी। इंपीरियल फैमिली में शादी करना आसान नहीं होता। हाँ, विशाल ने जवाब दिया और कुछ पल के लिए अपने होंठ भींच लिए। अमृता अपने विचारों में खो गई तो रथ के अंदर भी खामोशी छा गई। वो उस समय की स्थिति के बारे में सोच रही थी जब एम्प्रेस ने वो समझौता तैयार किया होगा। शायद उस समय उन्होंने शादी इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि एम्परर ग्रेगोर को समर्थन देने के साथ साथ उसकी लेजिटिमेसी मजबूत करने का यह एक पारंपरिक तरीका था। लेकिन उनका रियागन डची को इंपीरियल फैमिली में मिलाने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा था तो रियागन डची का गौरव अभी भी एम्प्रेस के हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। लॉर्ड फ्रील जो सॉल्ट क्रिस्टल्स लाए हैं, वे शायद मेरी सोच से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या तुम और फ्रील बहुत करीब हो? क्या? विशाल के अचानक पूछे गए सवाल पर अमृता ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। विशाल ने एक बार अपने मुंह पर हाथ फेरा। वह अपनी बेचैनी छिपाना चाहता था। नहीं, कुछ नहीं, बस तुम दोनों काफ़ी फ्रेंडली लगते हो। हम करीब नहीं हैं, अमृता ने तुरंत जवाब दिया। फ्रेल ने अपनी असली क्षमता दिखाई थी और अमृता के फैसलों पर भरोसा किया था, इसलिए वह उसे बिना ज़्यादा बातें छिपाए काम सौंप सकती थी। लेकिन ये कहना कि वह फ्रील के साथ फ्रेंडली थी, बिल्कुल अलग बात थी। विशाल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, मैंने तुमसे अजीब सवाल पूछ लिया। फ्रील तेज दिमाग वाला और भरोसेमंद व्यक्ति है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अमृता ने हैरानी से अपना सिर थोड़ा झुका लिया। रथ एक छोटे से पेड़ों से घिरे गार्डन से होकर गुजरी और एम्प्रेसेस पैलेस के मुख्य द्वार के सामने जाकर रुक गई। विशाल पहले रथ से उतरा और फिर अमृता की मदद की। लेडी इन वेटिंग, काउंटेस मार्थर ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया।
ग्रैंड ड्यूक एवरन और लेडी एरिस ऑफ रोसन, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई, काउंटेस मार्था। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, तब से आप और भी आकर्षक हो गए हैं। काउंटेस मार्था ने विशाल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अमृता के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हर मैजेस्टी की बीमारी के बावजूद वह लेडी एरिस से मिलने के इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रही थीं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। अमृता ने अपने पीछे चल रही रूबी की ओर देखा। जैसा कि रूबी को पहले ही निर्देश दिया गया था, उसने तुरंत ज्वेलरी बॉक्स नीचे किया और उसे काउंटेस मार्था के सामने पेश किया। मैं हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस के लिए कुछ लेकर आई हूँ। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगी? अवश्य, मैं इसे संभाल लेती हूँ। काउंटेस मार्था ने बॉक्स ले लिया। अंदर आइए, वह ऑडियंस रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमृता ने उसके सहारे अंदर कदम रखा। छत इतनी ऊंची थी कि उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। फर्श मार्बल का था और पिलर्स पर सोने की नक्काशीदार सजावट थी। पर्दे खुले होने के कारण अंदर पर्याप्त रोशनी थी, फिर भी वातावरण किसी तरह अंधकार में महसूस हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां लोगों की कोई आवाज या हलचल नहीं थी। ऑडियंस रूम में पहुंचने के बाद काउंटेस मार्था ने सम्मानपूर्वक घोषणा की, ग्रैंड ड्यूक एवरन और लेडी एरिस ऑफ रोसन पधार चुकी हैं। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। एम्प्रेस अपनी दो कामवालीस के साथ बैठी थीं। आज भी उन्होंने शोक के वस्त्र पहन रखे थे। उनकी गर्दन पर मौजूद ज्यूल एक काला जेट था, जिसमें बिल्कुल भी चमक नहीं थी। यह ऐसा लगा जैसे एम्प्रेस ने स्वयं अपने चारों ओर एक टूम बना लिया हो। ये दृश्य बिल्कुल वास्तविक था। विशाल ने अमृता की बांह छोड़ दी और सबसे पहले एम्प्रेस के सामने घुटने टेक दिए। बहुत समय हो गया, मैं अक्सर आपसे मिलने नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्थिति बहुत आसान नहीं है और तुम राजधानी में भी लंबे समय तक नहीं रह सकते, इसलिए बार बार अभिवादन न कर पाने के लिए तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं आभारी हूँ कि तुम मुझे भूले नहीं और आज यहाँ आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम रोसन की लेडी एरिस हो, है ना? जी, यह मेरी फियोंसी हैं। विशाल खड़ा हुआ और अमृता का परिचय कराया। अमृता धीरे धीरे आगे बढ़ी और एम्प्रेस के सामने घुटने टेक दिए, फिर उसने उनके काले मॉर्निंग गाउन के किनारे को चूमा। रोसन की अमृता एम्पायर के चंद्रमा को प्रणाम करती है। अपना सिर उठाओ। अमृता ने अपना सिर उठाया। एम्प्रेस ने उसे नीचे देखते हुए देखा। तुम शिवांश माइकल जैसी दिखती हो। मैं आपके सामने उपस्थित होकर स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। अमृता ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। आपसे मिलने का यह अवसर पाकर मैं भी स्वयं को अत्यंत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। भले ही मैं बीमार हूँ और पैलेस में चुपचाप आराम कर रही हूँ, फिर भी क्या मैं विशाल की फियोंसी से नहीं मिल सकती? फिर भी मुझे बाहर की दुनिया की खबरें मिलती रहती हैं। मुझे पहले आकर अभिवादन करना चाहिए था, लेकिन जब तक आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं आपसे मिलने का साहस नहीं कर सकी। बहुत कुछ हुआ है। अपना रेजिडेंस बदलना कोई छोटी बात नहीं होती, खासकर जब किसी परिवार का एंसेस्ट्रल होम हासिल करना इतना बड़ा मामला हो। विशाल तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता है, लेकिन रोसन परिवार की लेडी एरिस का क्या? एम्प्रेस ने धीरे धीरे कहा। ऐसा लग रहा था कि वह ये छिपाना नहीं चाहती थी कि वह सोशल वर्ल्ड की सारी खबरों पर पूरी नज़र रखती हैं। अमृता ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, सौभाग्य से मेरे महाराज द एम्परर ने शादी से पहले मेरे फियोंसी को मेरा गार्डियन बनने की अनुमति दे दी है और परिवार के पुराने कर्मचारी भी वापस आ गए हैं। हम सब कुछ अच्छी तरह संभाल रहे हैं। यह अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हों, और योर मैजेस्टी ने भी मुझे आपसे मिलने की अनुमति दी है, इसलिए मैं आभार के रूप में आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। काउंटेस मार्था ने अमृता द्वारा लाया गया ज्वेलरी बॉक्स एम्प्रेस के पास पहुंचा दिया। एम्प्रेस ने बॉक्स का ढक्कन खोला। सुबह की धूप में एक बड़ा डायमंड चमक उठा। मैंने इसे आखिरी बार बहुत लंबे समय पहले देखा था, इसलिए मुझे लगा था कि शायद मेरी याद से यह अलग होगा, लेकिन इस रूप में भी यह बहुत सुंदर है। एक पल के लिए एम्प्रेस अपनी कांपती हुई आवाज को छिपा नहीं सकी, लेकिन अगले ही क्षण उनकी कांपती आवाज एक्सप्रेशनलेस गरिमा के पीछे दब गई। लेकिन मैंने सुना है कि विशाल ने ये तुम्हें प्रपोजल गिफ्ट के रूप में दिया था। जवाब देने के बजाय विशाल ने अमृता की ओर देखा।
अमृता ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, इस ज्यूअल का इतिहास जानने के बाद मैं इसे सिर्फ एक डायमंड समझकर अपने गले में कैसे पहन सकती हूँ? लेडी ऐसा कह रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि इस ज्यूअल की पिछली मालिक ने इंपीरियल फैमिली के साथ विश्वासघात करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। एम्प्रेस के तीखे सवाल से विशाल थोड़ा चौंका, जैसे वो बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हो, लेकिन अमृता बिल्कुल नहीं हिली, इसलिए वो चुप रहा। अगर आप किसी ज्यूअल को सिर्फ ज्यूअल मानती हैं तो भी ठीक है, इतना बड़ा डायमंड मार्शनेस ऑफ रोसन के लिए वेडिंग गिफ्ट या ग्रैंड ड्यूक के खजाने के रूप में रखने के लिए पर्याप्त है। एम्प्रेस ने और तीखे स्वर में पूछा, लेकिन तुम इसका इतिहास बताते हुए इसे मुझे समर्पित कर रही हो, यह मेरे लिए अपमान है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी पापी का अतीत अपने पास रखना चाहिए ताकि वो पापी हमेशा मुझसे बंधा रहे? जो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है वह कैसे मिट सकती है? अमृता ने शांत स्वर में कहा, किसी वस्तु से जुड़ा इतिहास कभी मिटता नहीं। क्या इस ज्यूअल की पिछली मालिक ने इसे वास्तव में सिर्फ एक कीमती डायमंड माना होगा? जब ये ज्यूअल दूसरों के हाथों में था, तब क्या लोग इसे एम्प्रेस के पास आने के बाद उसके इतिहास को भूल सकते थे? लेडी एरिस, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पेशर परिवार की विरासत किसी भी तरह से सिर्फ एक ज्यूअल नहीं है। अमृता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यही वो बात थी जो एम्प्रेस सुनना चाहती थी। एम्प्रेस को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके दुख को उनके साथ बांट सके, लेकिन वह भरोसा केवल उसी व्यक्ति पर कर सकती थी जिस पर उन्हें इतना विश्वास हो कि वह उनके लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सके। अगर ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आता तो वह इंपीरियल पैलेस का दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन अमृता उन्हें ऐसा विश्वास नहीं दे सकती थी। एम्प्रेस ऐसी महिला नहीं थी जिन्हें थोड़े समय में मीठी बातों से प्रभावित किया जा सके। इसलिए अमृता ने उनकी कमजोरियों को समझने का फैसला किया। वाइकाउंट और विस्काउंटेस पेशर ने प्रिंसेस की मृत्यु की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आत्महत्या कर ली थी, और उनसे जवाबदेही मांगने वाला व्यक्ति एम्प्रेस नहीं बल्कि एम्परर था। दूसरे शब्दों में, यह एम्परर के किए हुए कार्य को नकारने और पेचर्स की प्रशंसा करने जैसा था। अमृता यह इसलिए भी कह सकती थी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एम्प्रेस इस कमजोरी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी। शोक के वस्त्र पहने एम्प्रेस दोबारा अपने मुंह से विस्काउंटेस पेशर के पापों का उल्लेख नहीं कर सकती थी। अमृता ने अपनी नीली आंखें सीधे एम्प्रेस की आंखों में रखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि उन्होंने उस पीड़ा के कारण अपनी जान ली जिसका वह हर मैजेस्टी के विश्वास के सामने पूरी तरह प्रायश्चित नहीं कर सके। पेचर्स को ट्रेटर के रूप में मृत्युदंड नहीं दिया गया था, लेकिन उनके पीछे कोई वंशज भी नहीं बचा। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सांस लेना भी कठिन लगने लगा। एम्प्रेस ने आर्मरेस्ट पर कई बार उंगलियां थपथपाईं और फिर कहा, जो लोग खुद को जोखिम में डालते हैं वे बदले में इतना पुरस्कार चाहेंगे ही। लेडी एरिस, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मैं केवल हर मैजेस्टी के और करीब आना चाहती हूँ, अमृता ने सिर झुकाकर कहा। कृपया मुझे भी विस्काउंटेस पेशर की तरह अपने काम में इस्तेमाल करें। महारानी से भेंट। सबसे अधिक आश्चर्यचकित विशाल था क्योंकि अमृता ने उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। सीमा, उसने हाथ बढ़ाकर अमृता का हाथ पकड़ लिया। अमृता ने धीरे से उसका हाथ हटाया और विशाल की ओर देखा। क्या तुम कृपया वो डिब्बा ले आओगे जो मैंने गाड़ी में छोड़ा है, वही जो मुझे सर फ्रील से मिला था? सीमा, विशाल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए आवाज लगाई। अमृता ने फिर कहा, यह ऐसी चीज है जिसे दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। भले ही इसे महारानी का महल कहा जाए, फिर भी यहाँ कहीं न कहीं मेरे महाराज थे। एम्परर की आंखें और कान जरूर होंगे। अमृता सही कह रही थी। विशाल खड़ा हो गया। उसने महारानी को हल्का सा अभिवादन किया और सभागार से बाहर चला गया। अमृता उठी और फिर महारानी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महारानी ने थकी हुई मुद्रा में पीछे झुकते हुए पूछा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे महल पर भी संदेह कर रही हो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि यह सच है, योर मैजेस्टी। एम्परर जैसे संदेह करने वाले व्यक्ति ने महल के आसपास अपने लोगों को जरूर लगा रखा होगा। महारानी ने उसकी बात में कोई गलती नहीं निकाली। तो क्या तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बनोगी? जी, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। महारानी ने कहा, यह मेरा निर्णय है। अमृता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी दृढ़ इच्छा से भरी दोनों आंखों में और भी गहराई आ गई थी और उनमें नीली चमक उभर रही थी।
फिर भी महारानी उसके मन को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम्हारी माँ इतनी शर्मनाक है? महारानी ने अमृता को विचलित करने के लिए पूछा। जितनी अधिक कुलीन लड़की होती है, उसके लिए लेडी इन वेटिंग बनना उतना ही असामान्य होता है। आमतौर पर कोई अविवाहित बहन या चचेरी बहन लेडी इन वेटिंग बनती थी। अगर ऐसा न हो तो भतीजी या किसी विश्वसनीय परिवार की ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही लेडी इन वेटिंग बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। ये महिलाएं केवल छोटी मोटी सेवाएं करने वाली या साथ रहने वाली स्त्रियां नहीं होती थीं, वे भरोसेमंद सहायक होती थीं। लेकिन अमृता आज पहली बार महारानी से मिली थी। अतीत में शिवंश एट ऑफ रोसन का रायगन डची से कोई विशेष संबंध भी नहीं रहा था। ऐसे में निष्ठा या वफादारी की बात करना उचित नहीं था। भले ही वह मार्शनेस ऑफ रोसन बन जाए, फिर भी ग्रैंड डचेस एवरन के रूप में महारानी की लेडी इन वेटिंग बनने से उसे क्या लाभ होगा? जब वह भविष्य में सत्ता के संघर्ष में उलझेगी, तब शायद ये समझ आता, लेकिन वर्तमान में एकांत जीवन जी रही महारानी के पास रहने का उसके पास कोई कारण नहीं था। अगर तुम मेरे साथ आती हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बनोगी। क्या तुमने पेचर्स से अपनी तुलना करने और मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत इसलिए की है, ताकि अपनी माँ को नाराज कर सको? अमृता ने अपनी आंखें झुका लीं। मेरी माँ के साथ मेरा संबंध पहले ही टूट चुका है। मैं ग्रैंड डची ऑफ एवरन के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहती। मिलेरा की बेटी होने से बेहतर है कि मैं ग्रैंड डचेस एवरन के रूप में आपकी लेडी इन वेटिंग बनूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये स्वीकार कर लूंगी, तब भी जब मुझे ग्रेगोर के साथ किसी आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना पड़े? महारानी की आवाज़ में हल्का कंपन था। अगर वह अपने पति के भतीजे की शादी में जाती, तो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता, लेकिन अगर उनकी लेडी इन वेटिंग की शादी होती, तो उनके लिए वहां उपस्थित होना लगभग अनिवार्य हो जाता। इसका अर्थ था कि उन्हें एम्परर के साथ एक ही स्थान पर खड़ा होना पड़ता, और वह एम्परर के सामने ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि वे एक दूसरे को नहीं जानती। या मैजेस्टी मेरे निर्णय को स्वीकार करेगी, क्योंकि आप बदला लेना चाहती हैं। तुम्हारी माँ को परेशान करने से मुझे क्या बदला मिलेगा? महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मैं मीरा से नफरत करती हूँ। कोई भी ऐसी मिस्ट्रेस को पसंद नहीं कर सकता, चाहे उसे अपने पति से प्रेम हो या नहीं। महारानी की आंखों में क्रोध चमक उठा। जब मेरा बच्चा मर गया था, ग्रेगोर ने उस औरत और उसके बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि वह सब कुछ उसी के लिए कर रहा है। उसने वह सब कुछ जो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए था, उसके बेटे को दे दिया। उसने मेरे परिवार को मार डाला, परिवार की संपत्ति छीन ली और उसे उन लोगों में बांट दिया जो उसकी चापलूसी करते थे। महारानी ने दांत भींच लिए। फिर भी मीरा मेरे बदले का लक्ष्य कैसे हो सकती है? ग्रेगोर के लिए अपनी मिस्ट्रेस से प्रेम करना केवल मनोरंजन है। क्या वास्तव में उस औरत की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को कुचलना जो उसके सामने झुकने से इनकार करता है, केवल एक बहाना नहीं है? महारानी का क्रोध पूरे सभागार में गूंज उठा। ये केवल कुलीनों की शक्ति को आधे में बांटने का तरीका है, चापलूसों और विरोध करने वालों को अलग करना, और उन सेवकों को हटाना है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध बोलने की हिम्मत करते हैं। तो क्या आप मेरे महाराज दी एम्परर को उसके उत्तराधिकारियों के लिए अपनी इच्छा पूरी करने देंगी? मिलेरा की बेटी होने के बावजूद अमृता बिल्कुल पीछे नहीं हटी और न ही डरी। एम्परर एक लालची व्यक्ति है। वह अपनी शक्ति अपने बच्चों के साथ बांटने वाला नहीं है। एम्परर आखिरी सांस तक सत्ता अपने हाथ में रखेगा और फिर उसे उसी बच्चे को सौंपेगा जिसे वह अपने दूसरे रूप की तरह प्यार करता है। अभी के समय में वह लॉरेंस होने की सबसे अधिक संभावना है। महारानी चुप रहीं, लेकिन जो कुछ भी वह विरासत में पाएगा उसकी नींव एम्प्रेस ने ही बनाई है। क्या आप चाहती हैं कि मेरे महाराज अपनी इच्छा से सब कुछ कर दे? आखिर एम्परर के सिंहासन में आपका कितना हिस्सा है? कुछ देर तक महारानी शांत रहीं, फिर टूटी हुई आवाज में बोलीं, तुम लोगों के दिल में छिपे घावों को कुरेदने और उनके क्रोध को भड़काने में बहुत कुशल हो। मैं आपकी प्रशंसा से अभिभूत हूँ। अमृता ने गहराई से सिर झुकाया। क्रोध और इच्छा लोगों को आसानी से प्रभावित करते हैं। डर और नियंत्रण किसी व्यक्ति को चलाने के कहीं अधिक प्रभावी साधन हैं। महारानी यह समझ चुकी थी, फिर भी उन्होंने पूछा, ग्रेगोर के सिंहासन में निश्चित रूप से मेरा हिस्सा है। क्या तुम वही चाहती हो? क्या तुम्हें एम्प्रेस की स्थिति चाहिए? मैं वो शक्ति चाहती हूँ जिससे मैं अपने अधिकार वापस पा सकूं और दोबारा किसी के सामने झुकने के लिए मजबूर न होऊं।
महारानी न्याय, सही रास्ते या किसी महान उद्देश्य की बात पर विश्वास नहीं करती। उनके लिए ये समझना आसान होगा कि अमृता ये सब महत्वाकांक्षा और बदले के लिए कर रही है। अगर अमृता विशाल और रेखा को नहीं जानती होती तो शायद वह स्वयं भी यही रास्ता चुनती। इसलिए उसने कहा, क्योंकि यह उन लोगों से मेरा सबसे बड़ा बदला होगा जो मुझे तुच्छ समझते हैं। इसके बाद महारानी के होठों पर हल्की हंसी आई। इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? मैं मेरे महाराज को दुनिया का सबसे अकेला और सबसे दुखी व्यक्ति बना दूंगी। अमृता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। महारानी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। यहाँ तक कि उनकी दासियां भी बोलने का साहस नहीं कर सकीं। सभागार की हवा अचानक बहुत भारी और तीखी हो गई। अमृता न तो चिंतित थी और न ही परेशान। अगर किसी को खुश करना होता तो शायद उसे पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को दुखी करने की बात हो तो उसे पूरा विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है। भले ही एम्परर सोने से सजे बिस्तर पर मर जाए, उसके हाथ में अंततः कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शब्द राजद्रोह जैसे लग सकते हैं? मैं अपने शब्दों को अलग तरीके से कह सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप वह नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा था कि मैं वही कर सकती हूँ जो आप चाहती हैं। महारानी का चेहरा बदल गया। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और एक सेवक ने विनम्रता से कहा, ग्रैंड ड्यूक एवरन वापस आ गए हैं। विशाल एक डिब्बा लेकर वापस आया। उसने सभागार में फैले तनाव को महसूस कर लिया, लेकिन घबराने के बजाय वह शांत और स्थिर कदमों से भीतर आया। विशाल की मौजूदगी ने भारी वातावरण को कुछ हल्का कर दिया। उसने डिब्बा मेज पर रखा। उसे पता था कि उसके बाहर जाने के दौरान यहाँ कोई गंभीर बातचीत हुई है, लेकिन उसने वहीं सवाल पूछने या बिना सोचे कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अमृता को उठने में सहारा दिया और कोमल स्वर में पूछा, तुम घुटनों के बल क्यों बैठी हो? इतनी सी बात ने तनाव को काफी कम कर दिया। महारानी ने डिब्बे की ओर देखते हुए पूछा, इसमें क्या है? यह वो उपहार है जिसे सीमा आपकी सेवा में देने के लिए तैयार कर रही थी। सेंटस ओल्गा का हृदय आपको उपहार में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह तो आपका अधिकार है। काउंटेस माथा आगे बढ़ी। विशाल ने हाथ बढ़ाकर उन्हें डिब्बा खोलने से रोक दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको इसे अभी खोलना चाहिए। अमृता मुस्कुरा दी। ऐसा लगा जैसे विशाल ने उसके मन को पढ़ लिया हो। महारानी ने विशाल की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, तुमने कैसी पत्नी ढूंढ ली है? विशाल के चेहरे पर संकोच आ गया। उसे पता नहीं था कि उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई थी, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि महारानी का आशय क्या था। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी हैं। मैंने सुना है कि तुम उससे प्रेम करते हो। यह सही है। महारानी ने एक लंबी सांस छोड़ी। इसका मतलब यह नहीं कि वह युवा होने के कारण अपरिपक्व सोचती है। फिर भी विशाल के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। अमृता के पास इस समय भरोसा करने के लिए बहुत कम चीजें थीं। उसके पास केवल शिवांश 8 ऑफ रोशन की संपत्ति और विशाल थे। फिर भी इतनी कम जानकारी के बावजूद उसने शिवांश 8 ऑफ रोशन को सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिया था। लोगों से व्यवहार करने की उसकी क्षमता असाधारण थी और उसके लक्ष्य स्पष्ट थे। अफवाहें कहती थी कि वह विशाल के प्रेम में पड़ गई थी, लेकिन महारानी को ये झूठ लगता था। अमृता की महत्वाकांक्षा का आकार और उसका आत्मविश्वास महारानी को अपनी युवावस्था की याद दिला रहा था। लेकिन अमृता के भीतर वह ठंडापन और वस्तुनिष्ठता भी थी जो महारानी की युवावस्था में नहीं थी। वह ये नहीं मानती थी कि अमृता केवल अपनी महान महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों से दूसरों को प्रभावित कर सकती है। इतनी कम उम्र में ऐसा कर पाना अत्यंत दुर्लभ था। उसका ये प्रस्ताव भी अचानक कही गई कोई बात नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से महारानी को निशाना बनाकर बात कर रही थी। ऐसी स्त्री भावनाओं में बहकर रास्ता नहीं भटकती। महारानी ने शांत स्वर में अमृता से कहा, अधिकतर लोग अपने रक्त संबंधों और परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लिए स्वयं चुने गए व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहना पसंद करते हैं। मैं आपकी बात से अभिभूत हूँ। अमृता ने सिर झुका लिया। महारानी ने उसकी महत्वाकांक्षा और घृणा से आगे बढ़कर यह समझ लिया था कि वह वास्तव में किसके लिए काम करने को तैयार है। महारानी ने धीरे धीरे कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, इसलिए लेडी एरिस की इच्छा को अस्वीकार नहीं करूंगी। फिर महारानी ने हाथ से इशारा किया।
माथा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे शयनकक्ष से ले आओ। योर मैजेस्टी, काउंटेस माथा जानती थी कि महारानी किस चीज़ की बात कर रही हैं, इसलिए उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अगर मैंने लेडी एरिस से उपहार स्वीकार किया है, तो क्या ये परंपरा नहीं है कि मैं उससे बड़ा उपहार दूं? वह विवाह करने जा रही है, इसलिए अब मैं उसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकती। जी, काउंटेस माथा ने विनम्रता से उत्तर दिया और बाहर चली गईं। महारानी ने थके हुए चेहरे से अमृता की ओर देखा। अब तक उन्होंने जो भी गरिमा ओढ़ रखी थी, वह मानो धीरे धीरे उतर रही थी और उनके सामने उनका वास्तविक चेहरा दिखाई देने लगा था। क्या आपने कभी सेंटस को उसके पूर्ण रूप में देखा है, लेडी एरिस? नहीं, अमृता ने आश्चर्य से उत्तर दिया। अपने पिछले जीवन में उसने सेंटस ऑल्गर्स हार्ट के बारे में कई बार सुना था। सेंटेस ऑल्गर्स हार्ट को दोबारा समाज के सामने लाने वाली पहली व्यक्ति मार्शनेस ऑफ कमीलिया थी। जब एम्प्रेस की मृत्यु हुई और उसे देखने वाला कोई नहीं था, तब उसने गर्व से उस हीरे को अपने गले में पहन लिया था। मार्शनेस ऑफ कमीलिया के गायब होने के बाद सेंटस ऑल्गर्स हार्ट किसी दूसरे कुलीन व्यक्ति के हाथों में चला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति दिवालिया हो गया। कहा जाने लगा कि अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए एक दंपति का श्राप उस आभूषण पर लग गया था। इसके बाद उस हीरे की कीमत और भी बढ़ गई। हालांकि अमृता की जानकारी के अनुसार सेंटस ऑल्गर्स हार्ट उसके बाद कभी दोबारा सामने नहीं आया। उस प्रतिमा से उसके इतिहास और चमत्कारों से जुड़ी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई थीं। सेंटस ऑल्गर लगभग 200 वर्ष पहले वास्तव में जीवित थीं। उन्होंने पूरे साम्राज्य की यात्रा करते हुए धार्मिक संस्कार किए थे। ऑल्गर की मृत्यु के बाद उनके प्रेमी ने स्वयं उनकी प्रतिमा बनाई थी। कहा जाता था कि जिस दिन उस मूर्तिकार की मृत्यु हुई, उसी दिन प्रतिमा की आंखों से आंसू बह निकले थे। सेंटस के आंसुओं में उपचार करने की शक्ति थी। कहा जाता था कि प्रतिमा के सामने सो जाने वाले तीर्थयात्री पहले से अधिक युवा दिखाई देने लगे और आसपास के कई गांवों के बीमार लोग भी ठीक हो गए। इसके बाद के वर्षों में सेंटस ऑल्गर की प्रतिमा ने कई उपचार संबंधी चमत्कार किए, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी छाती के आसपास दरार पड़ गई। एक वाइकाउंट, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उसी पवित्र चमत्कार से ठीक हुआ था, ने एक बड़ा हीरा प्राप्त किया और उसे प्रतिमा की खाली छाती में लगा दिया। वह एक ऐसा खजाना था, अगर वह कभी काले बाजार में भी घूमता तो उसकी खबर फैल जाती और सेंटस ऑल्गर्स हार्ट के कारण पूरा सामाजिक जगत हिल जाता। लेकिन सेंटस के बारे में एक भी अफवाह कभी सामने नहीं आए। इसलिए अमृता ने अस्पष्ट रूप से सोचा था कि शायद पेचस के पतन के साथ ही वह भी नष्ट हो गया होगा। क्या इसे एम्प्रेस ने अपने पास रखा है? शायद एम्प्रेस के महल में लगी आग के समय वह गायब हो गया था। तभी काउंटेस माथर एक छोटी सी हाथगाड़ी लेकर आईं। उस गाड़ी पर बच्चे के आकार की एक प्रतिमा थी, जिसे कपड़े से ढका गया था। जब कपड़ा हटाया गया तो नीले रंग की पत्थर की प्रतिमा सामने आए। उसे सुंदर कहना मुश्किल था। ये संगमरमर में किसी महान कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृति नहीं थी। एक साधारण व्यक्ति ने अपने प्रेमी का चेहरा पत्थर पर उकेरा था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान जैसे दो लंबे धब्बे थे। एम्प्रेस ने सेंटस ऑल्गर्स हार्ट अपने अटेंडेंट को दे दिया। उस अटेंडेंट ने हार से हीरा निकाला और उसे प्रतिमा की छाती में लगा दिया। एम्प्रेस ने कहा, रोसन की लेडी एरिस और भविष्य की ग्रैंड डचेस ऑफ एवरन, मैं तुम्हें ये प्रतिमा विवाह के उपहार के रूप में देती हूँ। चूंकि सेंटस ऑल्गर्स हार्ट मुझे मिला था, इसलिए तुम्हें पूर्ण सेंटस की प्रतिमा उपहार में देना ही उचित है। अमृता ने आभार व्यक्त करने के लिए गहराई से सिर झुका दिया। एम्प्रेस लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठी। मैं थक गई हूँ, तुम दोनों अब वापस जाओ। बधाई हो, तुम्हारी शादी की तैयारियों में बहुत काम होगा, इसलिए दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। हमें आपका इतना समय लेने का अफसोस है। रोसन अब विदा लेता है। अमृता ने उन्हें प्रणाम किया। एम्प्रेस सबसे पहले अपने ऑडियंस रूम से बाहर चली गई। इसके बाद काउंटेस माथर अमृता के पास आई। एम्प्रेस ने जो उपहार दिया है, मैं उसे एवरन ग्रैंड डची भेज दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, धन्यवाद काउंटेस माथर। तो फिर विदा। आपके विवाह के लिए बधाई। अमृता ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने विशाल की बाह थाम ली और दोनों बाहर निकल गए। विशाल ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो सीमा? तुम थकी हुई लग रही हो। हाँ, मैंने बहुत ध्यान दिया, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ।
क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं? अमृता ने कुछ देर सोचा और फिर निष्कर्ष निकाला, हाँ, जिन उत्तरों के लिए मैं आई थी, मुझे वे सभी मिल गए। एम्प्रेस ने तुरंत सकारात्मक उत्तर नहीं दिया था, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात पर तुरंत जवाब देना भी मूर्खता होती। अमृता चिंतित नहीं थी। एम्प्रेस का मन निश्चित रूप से उसकी ओर झुक चुका था, वरना वो सेंटस ओल्गा की पूर्ण प्रतिमा उसे उपहार में नहीं देती। उनकी मृत मित्र की विरासत, जो इतने वर्षों से अधूरी अवस्था में थी, अब तक अनजाने में उनके अपने शयन कक्ष में रखी हुई थी। हर रात सोने से पहले जब एम्प्रेस उस प्रतिमा को देखती होंगी, तो सेंटस के हृदय के खो जाने के बारे में क्या सोचती होंगी, और भी न जाने कितनी बातें उनके मन में आती होंगी। विशाल ने एक लंबी सांस ली। वैसे, तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हो, पेचेस को फिर से स्थापित करना। हम इसे अभी भी रद्द कर सकते हैं। तुमने समझ लिया। अगर पेचेस का कोई वंशज जीवित होता, तो वह सेंट को छिपाकर नहीं रखती। अब मैं समझ गया हूं कि उन्होंने इतने वर्षों तक एम्प्रेसेस पैलेस के दरवाजे बंद क्यों रखे और स्वयं को सबसे अलग क्यों रखा। एम्प्रेस के पास अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। तुम क्या करना चाहती हो? क्या यह ऐसा निर्णय है जिसे मैं अकेले ले सकती हूँ? अमृता ने पूछा। विशाल ने पलटकर कहा, ये काम तुमने शुरू किया है, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना चाहिए, है ना? और तुम, विशाल, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अधिक लाभदायक है, लेकिन अंततः पेचेस को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी ग्रैंड डची ऑफ एवरन की ही होगी। विशाल ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसका उत्तर पहले से ही तय था। मैं पेशर विस्काउंटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहता, यह सही नहीं होगा। मैं पहले से ही उसके किसी वंशज को खोजने के बारे में सोच रहा था। विशाल ने सांस छोड़ी। उसने प्रताप से इसकी जांच करने को कहा था, लेकिन अंततः उसने सक्रिय रूप से इसकी खोज नहीं की थी। उसके मन में एक तरह का ऋण था, फिर भी वह जोखिम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। किसी भी स्थिति में उसकी पहली प्राथमिकता ग्रैंड ड्यूक एवरन की सुरक्षा थी। अगर तुम्हें लगता है कि प्राथमिकताओं को देखते हुए इसे आगे बढ़ाना बेहतर है, तो हम ऐसा ही करेंगे। पेशर विस्काउंटी की समस्या अपने आप में बहुत छोटी है। विशाल पहले से ही कई खतरनाक लोगों का बोझ उठा रहा है। अमृता ने एवरन ग्रैंड डची के विद्रोहियों वाले गांव के बारे में सोचते हुए कहा। विशाल समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी और उसके चेहरे पर संकोच आ गया। अमृता मुस्कुराए। इसमें कोई संदेह नहीं कि एम्परर को पहले से ही पेशर उत्तराधिकारी के बारे में पता होगा, इसलिए बहुत अधिक चिंता मत करो। इस समय उसकी रक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। 18 साल पुरानी घटना को फिर से उठाना महामहिम के लिए राजनीतिक बोझ भी बनेगा, खासकर अब जब लॉरेंस उत्तराधिकारी बनने की कतार में है। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि अमृता को एम्प्रेस की मांग पूरी करनी होगी और प्रतिमा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। लेकिन वास्तव में, यदि यह सौदा आगे बढ़ता है, तो बेचैनी एम्प्रेस के पक्ष में थी। एम्प्रेस ने 18 वर्षों तक कुछ नहीं किया था और अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें ये चिंता भी अवश्य रही होगी कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके पास उनकी प्रिय मित्र के रक्त और विरासत की रक्षा करने की शक्ति और योग्यता हो। इसलिए स्थिति कुछ हद तक बंधक जैसी थी। एम्प्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अमृता मुस्कुराई। क्या तुम्हें मुझसे किसी और चीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए? तुम्हारा मतलब उस नमक से है? विशाल ने थोड़े परेशान स्वर में कहा। ये सच है कि इसका बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगा कि इसकी आवश्यकता थी? हाँ, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि दक्षिणी प्रांतों को अपने पक्ष में लाने के लिए हमें रियागन डची को अपने साथ लाना होगा। रियागन डची से आने वाले नमक का साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। विशाल ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा दिन कभी आएगा। चिंता मत करो, अमृता ने कहा। अगर मैं तुम्हें एम्परर नहीं बना सकती, तो इतना भी नहीं कर सकती? अमृता ने मुस्कुराते हुए विशाल की ओर देखा। चलो वापस चलते हैं। विशाल ने सिर हिलाया, फिर वह उसके साथ चलता हुआ एम्प्रेसेस पैलेस से बाहर निकल गया। माथा, डिब्बा खोलो। एम्प्रेस आरामदायक वस्त्र पहनकर अपने बिस्तर पर बैठी थीं। काउंटेस माथा ने ऑडियंस रूम से लाया हुआ डिब्बा खोला। ढक्कन खुलते ही डिब्बे की चारों ओर की दीवारें नीचे की ओर खुल गईं।
और उसके भीतर नीले रत्नों जैसे चमकते हुए नमक के क्रिस्टल दिखाई दिए। योर मैजेस्टी, काउंटेस मार्थर ने कांपती आवाज में एम्प्रेस को पुकारा। एम्प्रेस कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। रत्नों जैसे दिखने वाले ये नमक के क्रिस्टल केवल रियागन डची के स्वामित्व वाले एक समुद्र तट से प्राप्त होते थे। ड्यूक ऑफ रियागन का राज्य चिन्ह भी नमक के क्रिस्टल के आकार पर आधारित था। ड्यूक ऑफ रियागन ने एम्प्रेस के अलावा अपने सभी वंशज खो दिए थे। एम्प्रेस ने विवाह के समय अपना पद छोड़ दिया था, इसलिए अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपना अधिकार वापस नहीं पा सकी। वर्तमान ड्यूक ऑफ रियागन वही व्यक्ति था जिसने एम्परर की सेवा की थी। एम्परर ने ही उसे उस पद पर नियुक्त किया था। ये देखते हुए कि ड्यूक ऑफ रियागन की शक्ति की नींव साउथ सी के नमक से बनी थी, अमृता द्वारा यह नमक का क्रिस्टल भेंट करने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। अमृता ने एम्प्रेस से कहा था कि वह रियागन डची को वापस दिलाएगी। माता, एम्प्रेस ने टूटी हुई आवाज में कहा, क्या ये संभव है? मैं ऐसा निर्णय लेने का साहस कैसे कर सकती हूँ? काउंटेस मार्थर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। रियागन डची को वापस पाना असंभव था। एकमात्र उत्तराधिकारी एम्प्रेस थीं। और अब उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उनका कोई निकट संबंधी भी नहीं था। फिर भी वह वर्तमान रिश्तेदारों में से किसी को यह विरासत सौंपना नहीं चाहती थीं। वे लोग एम्परर के सामने झुककर उसके वंशजों को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दार थे। वे सभी मृत्यु के योग्य थे। इसलिए यदि वह वर्तमान ड्यूक ऑफ रियागन को भी हटा देती, तब भी एम्प्रेस को वह भविष्य वापस नहीं मिल सकता था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। फिर भी काउंटेस मात्र यह नहीं कह सकी कि यह असंभव था। 18 वर्षों से एम्प्रेस ने जो पीड़ा सहन की थी, उसे जानने के कारण वह ऐसा नहीं कह सकती थी। हाँ, यह असंभव है, एम्प्रेस ने स्वयं ही कहा और बिस्तर पर लेट गईं। काउंटेस मार्थर ने नमक के क्रिस्टल को उस स्थान पर रख दिया जहां पहले सेंटस की प्रतिमा रखी थी। वह ऐसी जगह थी जहां एम्प्रेस केवल करवट लेकर भी उसे देख सकती थी। मार्थर, मैंने इसे कभी नहीं भुलाया। जी, योर मैजेस्टी, मैं सोचती थी कि मैं अब उठकर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे हाथ पैरों में अब कोई शक्ति नहीं बची, लेकिन मैं अभी भी इसे नहीं भूली हूँ। एम्प्रेस ने इतना कहा। लंबे समय बाद अतिथियों का स्वागत करने से थक चुकी एम्प्रेस को धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ ही देर में वह सो गई। काउंटेस मार्थर ने बहुत सावधानी से उनके ऊपर कंबल डाल दिया। सम्राट जी का आगमन नेहा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। सम्राट जी, अमृता भी कुछ क्षण के लिए चुप रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एम्प्रेस स्वयं आएंगी। दरवाजे के बाहर खड़ी दासी ने फिर से घोषणा की, हर मैजेस्टी दी एम्प्रेस पधारी हैं। अमृता ने तुरंत अपना घूंघट ठीक किया और शांत स्वर में कहा, दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा खुला। सबसे आगे काउंटेस मार्थर थीं, उनके पीछे 2 दासियां थीं और अंत में एम्प्रेस स्वयं खड़ी थीं। आज उन्होंने हमेशा की तरह काले शोक वस्त्र पहन रखे थे। उनके गले में कोई आभूषण नहीं था। कमरे में मौजूद सभी महिलाएं तुरंत झुककर अभिवादन करने लगीं। हम सम्राट जी का अभिवादन करते हैं। एम्प्रेस ने हल्के से हाथ उठाया। सब उठ जाए। फिर उनकी निगाह अमृता पर गई। दुल्हन बनने से पहले तुम्हें देखने की इच्छा थी। अमृता ने सिर झुकाया। आपका यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। नेहा एक तरफ खड़ी होकर बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर अभी भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। एम्प्रेस ने कमरे में चारों ओर देखा। बहुत सुंदर सजावट है। ये सब मेरी दासियों ने तैयार किया है, अमृता ने उत्तर दिया। एम्प्रेस हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी शादी देखने के लिए पूरा समाज उत्सुक है? हाँ, और फिर भी तुम बिल्कुल शांत हो। घबराने से कुछ बदल नहीं जाएगा। नेहा ने अनजाने में मुस्कुरा दिया। एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा। तुम नेहा हो? जी, योर मैजेस्टी, तुम्हारे पति के परिवार से मेरी पुरानी पहचान है। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा। यह मेरा सौभाग्य है। एम्प्रेस ने फिर अमृता की ओर देखा। तुम्हारा विवाह केवल 2 लोगों का विवाह नहीं है, इसके पीछे 2 बड़े घराने हैं, शिवांश 8 ऑफ रोसन और ग्रैंड डची ऑफ एवरन। अमृता ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं इसे अच्छी तरह समझती हूँ। और क्या तुम खुश हो? ये प्रश्न अचानक था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमृता कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ।
एम्प्रेस की आंखों में एक हल्की चमक आई। कोशिश, क्योंकि मैं विवाह को केवल एक राजनीतिक समझौते की तरह नहीं देखना चाहती। ये सुनकर नेहा ने अमृता की ओर देखा। एम्प्रेस भी कुछ देर तक उसे देखती रहीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अच्छा उत्तर है। उन्होंने अपनी दासी की ओर संकेत किया। दासी ने एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। अमृता ने आश्चर्य से डिब्बे की ओर देखा। मेरे लिए? हाँ, इसे खोलो। अमृता ने डिब्बा खोला। अंदर एक बेहद सुंदर चांदी का आभूषण रखा था, जिसमें नीले पत्थर जड़े हुए थे। अमृता की आंखें कुछ क्षण के लिए ठहर गईं। ये रियागन परिवार की पुरानी विरासत है। अमृता का हृदय धड़क उठा। एम्प्रेस ने धीमे स्वर में कहा, अब ये तुम्हारे पास रहेगा। अमृता समझ गई, ये केवल विवाह का उपहार नहीं था। यह एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वही समझ सकती थी। एम्प्रेस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो। जी, शायद आज से वो दूरी थोड़ी कम हो जाए। अमृता ने सिर झुका लिया। मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी। एम्प्रेस ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, बस उसे कुछ क्षण देखा। फिर बोली, अब तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। बाहर से अचानक घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। शादी शुरू होने का समय हो चुका था। एम्प्रेस मुड़ी। चलो। अमृता ने अपनी पोशाक संभाली और उनके पीछे चल पड़ी। आज वह केवल रोशन की उत्तराधिकारी नहीं थी, आज से वह ग्रैंड ड्यूक एवरन की पत्नी बनने जा रही थी। फिर भी एम्परर का सामना करना डरावना था। विशाल अच्छी तरह जानता था कि सामाजिक संघर्षों और सत्ता की राजनीति में वह सहज नहीं था। इसलिए उसे अमृता के लिए ढाल बनना था। अमृता उसके लिए भले ही खुद को भाले की तरह दिखाती हो, लेकिन विशाल को उसके लिए एक अभेद्य ढाल बनना ही होगा। विशाल ने कुछ गहरी सांसें लीं और बाहर निकल गया। ओह विशाल, तुम्हें इस तरह सजे हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी शादी हो रही हो। एम्परर ने विशाल को घेर लिया और उसके घुटनों के बल झुककर अभिवादन करने से पहले ही उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे की सहज मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच खुश हों। मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूँ। तुमने अब तक केवल सीमा पर यात्रा की है। तुम्हारे जीवन में किसी महिला के होने का तो कोई संकेत ही नहीं था। परिवार की तो बात ही छोड़ दो। लगता है आखिरकार दुनिया ने सब कुछ अपने आप ठीक कर दिया। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। एम्परर के पीछे आए ग्रैंड ड्यूक विजय मुस्कुराते हुए बोले, सही उम्र में सही जीवनसाथी मिलना उतना सामान्य नहीं है, लेकिन सच कहूं तो यह एक ऐसा जोड़ा है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूँ। विशाल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। सीमा समझदार है, लेकिन थोड़ी संकोची भी है। उसे सुरक्षा की जरूरत है, और तुम ऐसे व्यक्ति हो जो एक कदम पीछे हटकर उसकी रक्षा कर सकते हो। एम्परर ने कहा, मैं सोचता था कि तुम्हें ऐसी महिला पसंद आएगी जो समझदार हो और जिसे ज्यादा लोगों के सामने आना पसंद न हो। लगता है आखिरकार तुम्हें वैसी ही कोई मिल गई। जी, विशाल ने यंत्रवत उत्तर दिया। एम्परर की बातें उसे अजीब लग रही थीं। अमृता ऐसी बिल्कुल नहीं थी। क्या अमृता ने एम्परर के सामने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लिया था? या फिर विशाल का अपना आकलन गलत था? एम्परर शायद पहले ही जान चुके थे कि एम्प्रेस ने अमृता को सेंटेस ओल्गा की प्रतिमा दी है। अगर ऐसा था तो उन्हें जरूर संदेह हुआ होगा कि एम्प्रेस और अमृता के बीच किस तरह की बातचीत हुई और दोनों के बीच क्या समझौता हुआ। फिर भी एम्परर ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। विशाल ये स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था कि एम्परर की कही बातें वास्तव में उनकी धारणा थीं या फिर भविष्य में शांत रहने की एक चेतावनी। लोगों से घिरे हुए विशाल एम्परर के साथ उस बगीचे की ओर बढ़ गया जहां मुख्य विवाह समारोह की व्यवस्था की गई थी। मौसम साफ था और तापमान भी बिल्कुल सुहावना था। बगीचा बेहद सुंदर था और सजावट भव्य थी। फिर भी ग्रैंड डचेस ऑफ एवरन की शादी के लिए की गई सजावट में एक तरह की सादगी थी, दूसरे शब्दों में थोड़ी ग्रामीण सी सादगी। चारों ओर गोल मेजें लगाई गई थीं। प्रत्येक मेज को सुनहरी सजावट से सजाया गया था और उन पर उपस्थित मेहमानों के नाम खुदे हुए थे। ये वही सजावटी वस्तुएं थीं जिन्हें बाद में मेहमानों को उपहार के रूप में दिया जाना था। विशाल एम्परर को लेकर उस मेज की ओर गया जहां उन्हें बैठना था। एम्परर के दाईं ओर आर्चबिशप की सीट थी और आर्चबिशप के दाईं ओर लॉरेंस की सीट थी।
बाईं ओर एक जगह खाली थी। उसके बाद ग्रैंड ड्यूक विजय की सीट थी। ग्रैंड ड्यूक विजय को ये देखकर अजीब लगा, यहाँ एक सीट खाली क्यों छोड़ी गई है? क्या यह अजीब लग रहा है, अंकल? तो आर्चबिशप और मैं एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे। ग्रैंड ड्यूक विजय ने खुद ही जवाब ढूंढ लिया। विशाल ने कुछ नहीं कहा। उस खाली सीट की असली मालिक एम्प्रेस थी, लेकिन इस समय तक यह निश्चित नहीं था कि एम्प्रेस वास्तव में शादी में आएंगी या नहीं। इसीलिए उस सीट पर कोई नाम पट्टिका नहीं लगाई गई थी। तुमने शिवांश का खिताब खुद लेने का फैसला क्यों नहीं किया? वह भी पर्याप्त होता। दूसरों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते समय ग्रैंड ड्यूक विजय फिर उसके साथ हो लिए। अगर तुम दोनों परिवारों को एक कर देते तो तुम्हारी स्थिति और भी मजबूत होती। एक बार खिताब तुम्हारे हाथ में आ जाता तो कोई उसे छीनने की हिम्मत नहीं करता। हमारे परिवार एक नहीं होंगे। सीमा अभी बहुत छोटी है और उसके पास अब तक अपना कुछ भी नहीं रहा। इसलिए मेरा इरादा है कि मैं सब कुछ उसे वापस सौंप दूं। खैर, तुम तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हो। तुम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि तुम्हारी नज़र शिवंश एट ऑफ रोशन की संपत्ति पर थी। विशाल ने इस बात का खंडन करने की हिम्मत नहीं की।